Hi, this is Seeratu Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel और welcome if you are coming to this channel for the very first time. आज इस क्लास के अंदर we are going to take up group audit that is audit of CFS. एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले ओल्ड सिलेबस में ये ऑडिट ऑफ सीएफएस होता था, अभी इसका नाम बदल के ग्रुप ऑडिट हो गया है, बट क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 17-18 के आसपास क्वेश्चंस है जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हम रिवाइज भी करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो जितना भी कंसेप्ट आपका इस चैप्टर से बनता है you are going to cover all those concepts along with questions from your MTP, RTPs, past year examination in this one particular lecture. And yes, ये लेक्चर लक्ष्य बैच का ही है, तो मैं इसको लक्ष्य बैच की ही प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी। एंड जितना भी कंपाइलेशन जो भी बच्चा मुझसे मांग रहा था उनके ऊपर भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, प्लेलिस्ट भी मैं आपके लिए अरेंज करूंगी। बस मुझे एक प्रोफेशनल एथिक्स का लेक्चर डालना है, उसके बाद जितना भी रेलिवेंट पोर्शन आपके इस अटेम्प्ट के लिए बनता है मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के उसका नाम आपको बता दूंगी कि कौन सी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप रेलिवेंट क्लासेस देख सकते हो इस अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करो अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि इस चैनल से आपको कोई भी फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ ग्रुप ऑडिट, दैट इज चैप्टर नंबर 13। हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चंस एज वेल, राइट। एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है। और अच्छी बात ये है, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। सीएफएस का कंसेप्ट आप एफआर के अंदर भी पढ़ते हो एंड एफआर की काफी सारी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होती है क्योंकि आप ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कर रहे हो। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बीइंग एन ऑडिटर यही चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो सीएफएस बनाई क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या कि अगर एएस एप्लीकेबल होते तो आपने एएस के अकॉर्डिंग बनाई, अगर इंडियस के अकॉर्डिंग होते हैं तो आपने इंडियस के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन करी। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर ऑडिट के अंदर जब आप ऑडिट करते हो सीएफएस की, ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑडिट, राइट, वहां पे ऑडिटर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की चेकिंग करता है। दो टाइप की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है, वन इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड अनदर इज योर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये सारे कंसेप्ट आपके इस चैप्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही इरेलीवेंट पोर्शन है जो आपको भी पता है मुझे भी पता है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, जैसे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो सीएफएस का मतलब कोई आपसे लिखने को नहीं पूछेगा, ऑल्दो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको मैं बाद में पिकअप कर लूंगी। ठीक है, तो सीएफएस क्या होती है एक बार आप इसको अपने एंड के ऊपर पढ़ लेना। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी की सबसी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जेवी है, मतलब जिस कंपनी की कंपोनेंट है, वो कंपनी को अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के साथ साथ सीएफएस भी बनाना पड़ेगा, मतलब ग्रुप का पोजीशन भी शो करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे रिक्वायरमेंट किसने लगाई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। लेकिन अगर कंपनी एग्जम्प्ट है तो बात अलग है। एग्जम्पशन कहाँ पे स्पेसिफाइड है? एएस के अंदर भी एग्जम्पशन है, इंडियस के अंदर भी एग्जम्पशन है, और आपके जब आप कंपनीज एक्ट को पढ़ते हो वहां पे भी कुछ एग्जम्पशंस है। सो अगर आप एग्जम्पशन में कवर्ड होते हो तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हर एक वो कंपनी जिसकी कोई सबसी कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, कोई जेवी कंपनी है, उसको अपनी एसएफएस बनाने के साथ साथ सीएफएस भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ कि सीएफएस बनाई कैसे जाएगी? कोई स्टैंडर्ड है जो प्रिंसिपल ले डाउन कर रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का? और इसका आंसर है यस। तो हमारे यहाँ पे दो स्टैंडर्ड आ जाते हैं, AS 21 एंड इंडियस 110, और आप इसको एफआर के अंदर पढ़ते भी होगे क्योंकि आपके सिलेबस में इंडियस है तो आपने इंडियस 110 पढ़ा होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट जब सीएफएस बनाएगी तो किस बेसिस पे उसको सीएफएस बनानी है। अगर मैं आपको कुछ बातें बोलूं, सो बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पेरेंट बनाता है, होल्डिंग कंपनी बनाती है, वो सेम फॉर्मेट के अंदर ही बनाती है जैसे कि वो अपना एसएफएस बना रही है। लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ और चीजें एडिशनली देनी पड़ती है। जैसे अगर मैं सीएफएस की बात करूं तो सीएफएस के अंदर आप जितना भी एसएफएस है एक तरीके से उसका मर्ज करते हो, अलोंग विद कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं जो एसएफएस के अंदर नहीं आते, जिसको आप कहते हो अदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मान लेते हैं कि आपका एक पेरेंट है होल्डिंग कंपनी, उसका एक सबसी है सबसी 1, दूसरा सबसी है सबसी 2, तीसरा सबसी है सबसी 3। ठीक है, अभी क्या है कि होल्डिंग कंपनी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है और सबसी कंपनी इसका कोई और अकाउंटिंग फॉलो कर रही है, कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो जब होल्डिंग कंपनी अपना सीएफएस बनाएगी तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा ना
कि जो आपका CFS है उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे, मतलब दे शुड नॉट बी डिफरेंस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, राइट। तो जब भी अगर आप हार्मोनाइजेशन को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट करोगे, कोई चेंजेस कर रहे हो आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। सो ये डिस्क्लोजर आपको नॉर्मली जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, बट जब आप CFS देखते हो तो आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये क्या है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे, तो CFS आप SFS को मर्ज करके बनाते हो, बट जब आप CFS बनाते हो तो कुछ एडिशनल ऑल्सो नोन एज अदर इंफॉर्मेशन भी आप वहां पे डालते हो, जैसे कि एडिशनल डिस्क्लोजर जो मैंने आपको अभी बताया, जो SFS में देखने को नहीं मिलते बट CFS में आपको देखने को मिलते हैं। यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली यही लिखा हुआ है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट बनाती है, मैनेजमेंट उसे बना रही है यूजिंग दी SFS ऑफ द पेरेंट एंड कंपोनेंट, उनको मर्ज करके, एंड ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन, और अदर इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो SFS के अंदर कवर्ड नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सच एज डिस्क्लोजर टू बी मेड इन CFS अबाउट द कंपोनेंट, proportion of the item included in the CFS to which the different accounting policies have been applied where permitted, or adjustment made for the effect of significant transaction or any other event occurring between the financial statement of parent and its component as the case may be। जैसे कि ये उसने काफी सारी बातें बोल दी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी जैसे जैसे आप चैप्टर आगे करते हुए जाओगे। मान लेते हैं, देख लो मैं बता देती हूँ इसने क्या बोला है। मान लेते हैं पेरेंट है, बेटा पेरेंट आपका 31 मार्च 2024 ये वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, बट जो आपका सब्सी है वो इंडिया के बाहर है एंड वो 31/12/2024 ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, मतलब इनका रिपोर्टिंग पीरियड अलग अलग है, राइट। इसका रिपोर्टिंग पीरियड सबसे का एंड कब हो रहा है 31/12/2024 को, और पेरेंट का रिपोर्टिंग पीरियड कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ये पेरेंट, तो डेफिनेटली जैन, फेब और ये मार्च, ये 3 महीने के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई उनका इफेक्ट तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना। यस, तो इस टाइप की एडजस्टमेंट जब आप करते हो तो ये डिस्क्लोजर आपको देनी पड़ती है। ये डिस्क्लोजर आपको सब्सी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसको आप अदर इंफॉर्मेशन कहते हो। और मैंने एक एग्जांपल आपको हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी दिया, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया आपको, ऑल्दो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नहीं बनेगा कि CFS कैसे बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे MCQ में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पे जिन कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया वो है कि CFS होती क्या है, क्योंकि ये बेसिक सा मीनिंग है जो आपको भी पता है, आप फाइनल का बच्चा हो, FR में पूरा इंडेक्स आप पढ़ के आते हो, तो इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। एंड कौन से स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ले डाउन कर रहे हैं CFS को लेकर, ये मैंने बता दिया। एंड यस ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें अदर इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। मेरी मेन पर्पस यहाँ पे रिविजन कराना है, क्वेश्चंस टेकअप करना है। तो जब मैं रिविजन करा रही हूँ तो मेरा मेन फोकस उन चीजों के ऊपर होगा जहां पे आप अटक सकते हो, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सारा ही चैप्टर कवर करूंगी, देखते हुए जाना तुम। चलो आगे आ जाते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या एलिमेंट आते हैं, बेटा ये कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो नॉर्मल किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट होते हैं वही CFS के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट यहाँ पे कंसोलिडेटेड पिक्चर आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो वो भी उसको भी आप कैसे बनाओगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड डेफिनेटली नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट के बगैर तो अपना फाइनेंशियल्स आप नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें आपको CFS में देखने को मिलती है, जस्ट लाइक एनी अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो अभी जो डिस्कशन होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अ रेलिवेंट डिस्कशन, ओके। चलो अभी मैंने बोला कि हर एक वो कंपनी जिसकी कोई सब्सी कंपनी है, जिसकी कोई एसोसिएट कंपनी है, JV कंपनी है, उस कंपनी को अपनी SFS बनाने के साथ साथ क्या भी बनाना है, CFS भी बनाना है। ये रिक्वायरमेंट कहां से ओरिजिनेट हुई है, ये रिक्वायरमेंट ओरिजिनेट हुई है सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। ये सेक्शन कहता है, सुनना, कि जहां पे एक कंपनी की वन और मोर सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनी, JV कंपनी, तो इस कंपनी को इन एडिशन टू इट्स ओन स्टेटमेंट, मतलब SFS के साथ साथ कंपनी को क्या भी बनानी है, CFS भी बनानी है, and of all the subsidiaries in the same form and manner as that of its own। कैसे बनानी है, जैसे वो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि जो प्रोविजन एप्लीकेबल होती है पेरेंट के SFS के ऊपर रिलेटिंग टू प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही सारी प्रोविजन किसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी, CFS के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब CFS को भी आपको बनाना पड़ेगा, CFS को भी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, CFS की भी ऑडिट होगी, जस्ट लाइक द ऑडिट ऑफ पेरेंट कंपनी।
तो ये सेक्शन की प्रोविजन मैं नहीं चाहती कि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो, बट ये सेक्शन की प्रोविजन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी के ऊपर तो वहां पे आपको सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 की प्रोविजन को लिखना पड़ता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अप्रूवल भी करेगा, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सीएफएस का अप्रूवल करेंगे बिफोर द साइनिंग। ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है और ये आपको पता भी होगी। ठीक है, एंड अलोंग विद स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंड जब एजीएम के अंदर आप जहां पे एसएफएस रखते हो वहां पे सीएफएस को भी ले डाउन किया जाएगा। कंपनी अटैच करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट ऑल्सो, एक सेपरेट स्टेटमेंट जिसके अंदर फीचर्स होंगे साइलेंट फीचर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। किस फॉर्म के अंदर? एओसी 1 के अंदर। बेसिकली आप अपनी फाइनेंशियल्स बनाओगे ना, तो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको एक फाइनेंशियल्स के साथ आपको एक एनेक्जर लगाना है, जिस एनेक्जर के अंदर सब्सिडरीज के फीचर्स होंगे और वो एनेक्जर का फॉर्मेट एओसी 1 है। यहां से एक आधे नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 6 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, ये भी आप वर्ड टू वर्ड याद मत करो। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि अगर कोई उसको एप्लीकेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या उसको खुद लगता है, तो वो कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज को बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 129। मतलब आप ऑफिशियल गेजेट में ये कह सकते हो कि इन कंपनीज को क्या करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन के साथ भी दे सकती है और अनकंडीशनल एग्जम्पशन भी ग्रांट की जा सकती है। तो ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन के अंदर पावर दी गई है बस सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलो अब हम आगे चलेंगे। कंसोलिडेशन कैसे आपको करनी है? कंसोलिडेशन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होगी, एएस के अकॉर्डिंग होगी, इंडेस के अकॉर्डिंग होगी। सो बेसिकली कंसोलिडेशन आप करोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर एएस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, तो आपको कंसोलिडेशन कैसे करनी है? एएस के अकॉर्डिंग करनी है प्लस शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आपके ऊपर इंडेस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है तो आपको कंसोलिडेशन कैसे करनी है? इंडेस आपको देखना है और शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट आपको देखनी है। बट यहां पे एक बट है बहुत बड़ा। क्या? अगर एएस एग्जम्प्ट कर रही हैं, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एएस के अंदर 2 एग्जम्पशन दी गई हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी एएस फॉलो करती है और वो इन एग्जम्पशन के अंदर कवर हो जाती है तो फिर उसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आप एएस को कंप्लाई करके अपने फाइनेंशियल्स बनाते हो, ध्यान से सुनते हुए जाना, अगर आप एएस को कंप्लाई करके अपने फाइनेंशियल्स बनाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज को एएस फॉलो करने हैं प्लस उसके साथ साथ शेड्यूल 3 फॉलो करना है। बट अगर मैं आपको ये कह दूं कि एएस आपको फॉलो करने को जरूरत नहीं है, मतलब एएस आपको एग्जम्पशन दे रही है फ्रॉम द कंसोलिडेशन, तो आपको खाली किसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अगर आपकी कंपनी इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना रही है तो आपकी कंपनी को कंसोलिडेशन करते वक्त किन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखना पड़ेगा? डेफिनेटली उसको इंडेस को देखना पड़ेगा और उसको शेड्यूल 3 को देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इंडेस आपको एग्जम्पशन दे रहे हैं तो फिर आपको किसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा? शेड्यूल 3 के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड शेड्यूल 3 के साथ कंप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो वहां पे आप ये डिस्क्लोजर दे देना कि एएस ने मुझे एग्जम्प्ट किया फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएफएस, कि मुझे एग्जम्पशन दी गई है कि मुझे कंसोलिडेशन नहीं करनी। सेम गोज हियर ऑल्सो। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कहता है देखो ये कंपनीज अकाउंट रूल है 2014 कंपनीज के, consolidation of financial statement of the company shall be done in accordance with the schedule 3 and applicable accounting standard। तो consolidation कैसे करोगे? schedule 3 के अकॉर्डिंग करोगे, एएस के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी बात बोली वो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसको सीएफएस नहीं बनानी एज पर एएस, मतलब वो एग्जम्प्ट है एएस के अंदर, तो उसके लिए सफिशिएंट होगा अगर वो सीएफएस बनाते वक्त शेड्यूल 3 की प्रोविजन के साथ कंप्लाई करे। और मैंने आपको इसका इंटरप्रिटेशन बता दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एग्जम्पशन के ऊपर। ये एग्जम्पशन कंपनीज के केस में एप्लीकेबल हो रही है। मतलब मैंने आपको बोल दिया कि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि हर एक वो कंपनी जिसकी कोई सबसी कंपनी है इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनी, जेवी कंपनी, उसको अपना एसएफएस बनाने के साथ साथ उसको अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ सीएफएस भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती, तीनों कंडीशन आपको इकट्ठा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर एग्जम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगी, उसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? अगर आप होली ओन्ड या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी हो किसी और कंपनी के एंड ऑल ऑफ इट्स अदर मेंबर, आपके मेंबर सबने आपको परमिशन दे दी कि कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग दोज मेंबर
जिनके पास अदरवाइज राइट नहीं है वोट करने का, एंड कंपनी के पास एविडेंस अवेलेबल है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट ऑब्जेक्ट फॉर नॉन कंसोलिडेशन, राइट। तो एक कंपनी है जैसे कि ए लिमिटेड है, तो बेटा उसका आगे सबसी कंपनी है, ठीक है। तो आप चाहे इसका पार्टली ओन सबसी कंपनी हो या फिर आप इसका होली ओन सबसी कंपनी हो, तो आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर आपके मेंबर्स ने आपको परमिशन दे दी है और आपके पास वो प्रूफ अवेलेबल है। दूसरा, ये कंपनी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, ना इंडिया के अंदर ना इंडिया के बाहर, ना ही ये प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए इन द लिस्टिंग। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन डाल के रखी है। तीसरी कंडीशन क्या है? जो इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, दैट इज ए लिमिटेड। या अगर इसके बीच में मैं एक और लेयर ऐड कर दूं, मैं कह दूं ए लिमिटेड की सबसी बी लिमिटेड है और बी लिमिटेड की सबसी S1 लिमिटेड है, तो ये क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी CFS बनाती है, ROC के साथ उसकी फाइलिंग करिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS। समझ में आ रहा है? तो 3 कंडीशन क्या बोली मैंने। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप किसी और कंपनी का होली ओन्ड या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और आपके मेंबर्स ने आपको परमिशन दे दी है कंसोलिडेशन ना करने की, तो ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, आप लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए या फिर आप इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होना चाहिए इंडिया और इंडिया के बाहर। तीसरी कंडीशन क्या है? आपका पेरेंट कंपनी या तो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी या तो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन बनाती है और उसकी फाइलिंग करी है ROC के पास। कंसोलिडेशन कैसे कर रहे हो? AS के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ये तीनों कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप एग्जम्पशन में कवर हो जाओगे। लेकिन ये तो बात होगी कंपनीज एक्ट की। अब आ जाते हैं आपके AS की एग्जम्पशन की डिस्कशन। यहाँ पे आपके एग्जाम में आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्या बोला, कंसोलिडेशन के जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? IND AS 110 भी है और कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड AS 21 भी है। तो कुछ एग्जम्पशन IND AS के अंदर है, कुछ एग्जम्पशन AS के अंदर है। तो IND AS के अंदर एक एग्जम्पशन है और वो एग्जम्पशन किसको दी गई है? इन्वेस्टमेंट कंपनी को दी गई है। IND AS ने बोला कि अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। अभी सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो लोगों से पैसा उठाती है और उस पैसे जो भी वो उठा रही है वो कैपिटल होगी, उस पैसे के ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन करके देती है। आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं आपको 120 करके दूंगी। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही यही है। या फिर वो 100 रुपए आप उसको दे रहे हो, उसके ऊपर इनकम ही आपको जनरेट करके दे रही है। ये दोनों काम ही आपके लिए कर रही है। इस टाइप की एंटिटी को आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी कहते हो। सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा IND AS 110 ने बोला। जब आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ते हो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपको ये डेफिनेशन वहां पे लगेगी। तो सुनना क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जो ऑब्टेन करती है फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर। पर्पस क्या है? पर्पस है आपके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देना, एंड अपने इन्वेस्टर को ये कमिट करिए कि मैं आपके इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगी और आपको रिटर्न में क्या दूंगी? कैपिटल एप्रिसिएशन, इनकम या दोनों। एंड सबसे अच्छी बात ये है, खास बात, ये अकाउंटिंग वाला पॉइंट है, सुनो क्या कि ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेजर कर रही है या अपनी परफॉर्मेंस को ये जो मेजर करती है वो कैसे मेजर कर रही है? ये फेयर वैल्यू बेसिस के ऊपर इसकी मेजरमेंट होती है। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो एग्जम्पशन क्या है? अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो IND AS 110 ने बोला कि सुनो, तुम्हें कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है और तुम जितनी भी सब्सिडी है तुम्हारी, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाओगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको मेजर करके दिखाओगे थ्रू फेयर वैल्यू, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। मतलब आपको जैसे आप IND AS 109 में अकाउंटिंग करते हो ना फाइनेंशियल एसेट, वैसे आप इसको शो करोगे। समझ में आ रहा है आपको? यस। एंड यहां पे एक चीज और आपको पता होना चाहिए, पेरेंट अगर आपका इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है एक कंपनी ए लिमिटेड है, उसके आगे कंपनी सबसी कंपनी है, ठीक है, राइट। उसके आगे कंपनी सबसी कंपनी है, तो ऐसा हो सकता है इसके आगे भी मान लेते हैं कोई सबसी कंपनी है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आप तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, मतलब आप तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, बट आपका पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है। तो अगर पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है तो पेरेंट को एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, पेरेंट को कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। बट अगर पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो फिर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। सो IND AS 110 कहता है
parent of investment entity shall consolidate all the entities that it controls. So A Limited सारी entities को consolidate करके CFS बनाएगी अगर वो parent आपका investment entity नहीं है तो, इंक्लूडिंग दोस कंट्रोल थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मतलब ये वाला भी जो सब्सिडी बाकी दूसरे सब्सिडी को कंट्रोल कर रही है उस वो सारी एंटिटी क्या करोगे आप, कंसोलिडेट करोगे। तो यार सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ए लिमिटेड है उसकी सब्सिडी है S1 लिमिटेड, उसकी आगे सब्सिडी है S2 लिमिटेड और इसका एक एसोसिएट है, ठीक है। ये अगर पेरेंट आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है बट आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो एग्जम्पशन S1 को है, ठीक है। पेरेंट को फिर कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी S1 की भी, S2 की भी और A1 की भी, बट पेरेंट को भी एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर पेरेंट भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो। समझ में आ रहा है? तो एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 और 6 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला और छठा टेकअप करूंगी। आपने प्रोविजन देख लिए, सिर्फ मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन एक कंपनी है जिसका नाम है H लिमिटेड, तो देख लो कंपनी क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है इंडियस के अकॉर्डिंग, तो इंडियस 110 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन से एग्जम्पशन दी है, ये याद रखना, ओके। कंपनी क्या काम कर रही है, वही इन्वेस्टमेंट कंपनी जो काम करती है अपने इन्वेस्टर से फंड ऑब्टेन करती है और उनको कमिट कर रही है कि मैं आपको कैपिटल एप्रिसिएशन लाके दूंगी, रिटर्न लाके दूंगी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट है S1 लिमिटेड के अंदर 25% की और S2 लिमिटेड के अंदर 50% की और S3 के अंदर 60% की, तो मतलब ये आपका एसोसिएट हो गया, आपकी सबसी कंपनी होगी। ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, व्हेन चेकिंग द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल ऑफ द कंपनी एन इशू केम टू योर ऑब्जर्वेशन एज वेदर कि क्या इस कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्या, एज पर सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3। आप मुझे बताओ कि क्या इसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, आप अपने व्यूज दो, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इंडियस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल्स बना रही है तो फिर इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। तभी मैंने आपको बोला कि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 की प्रोविजन आप याद कर लेना। तो सबसे पहले उसने बताया सेक्शन 129 सब सेक्शन नंबर 3 कंसोलिडेशन करने को कहता है। फिर उसके बाद वो जो कंपनी अकाउंट रूल 2014 वाली बात कर रही थी कि कंसोलिडेशन होगी कैसे, तो कंसोलिडेशन आपको इंडियस के अकॉर्डिंग करनी है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग करनी है। बट अगर इंडियस एग्जम्पशन आपको दे रहे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर द कंपनी कि अगर वो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रही है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आते हैं और आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फिर उसके बाद आप एग्जम्पशन के ऊपर आ जाओ कि इंडेस 110 का पैरा नंबर 31 ने एग्जम्पशन दी है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करेगी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इंडेस 109, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन आ गई और फिर आपने क्वेश्चन चिपका दिया कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दी कि अगर मैं इंडेस 110 को देखती हूं तो कंपनी को क्या करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में आप ये भी लिखोगे हाउएवर कंपनी को जो शेड्यूल 3 की प्रोविजन है उसके साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्रोविजन क्या है, डिस्क्लोजर देना, तो आपको डिस्क्लोजर तो देनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दी इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी हम टेकअप कर लेते हैं। सुना, कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है M&B इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, राइट। इट हैज सब्सिडरी, ओके, उसकी सबसी कंपनी भी है इन्वेस्टर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ओके। मेजर बिजनेस M&B इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का क्या है, वो पुल करती है मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर ऑन कलेक्टिव बेसिस और इस पैसे को इन्वेस्ट करती है वेरियस फंड के अंदर। कंपनी ने कितना पैसा उठाया, क्लाइंट से 10 करोड़ रुपए उठाया एंड इसको वो शो कर रही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कंपनी का शेयर होल्डर फंड। वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ दिस कंपनी, CAX ने ऑब्जर्व किया कि ये जो 10 करोड़ रुपए आप अपने इन्वेस्टर से उठा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, एंड जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो ड्यू टू एप्रिसिएशन एंड प्राइसेस ऑफ दीज शेयर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बेसिकली आप क्या हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, पैसा उठा रहे हो, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, वहां से जो कैपिटल एप्रिसिएशन आ रही है, जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, उसको अपने ही इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो आप बिल्कुल डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हो इन्वेस्टमेंट कंपनी की। नाउ CAX ने एक इशू रेज किया जब वो ऑडिट कर रहा था इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की, कि क्या इस कंपनी को CFS बनानी पड़ेगी एज पर सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3, एनालाइज द अबव इशू। तो बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, नहीं इसको बनानी पड़ेगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही लिखोगे, पहले सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन नंबर 3 की प्रोविजन, फिर उसके बाद वो रूल लिख देना है आप यहाँ पे, फिर इंड AS 110 की प्रोविजन मतलब जो एग्जम्पशन है आप उसको लिख देना, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन दे देना और कंक्लूजन लिख देना कि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो अगर मैं प्रोविजन देखती हूँ तो इसको CFS बनाने की नीड फील नहीं होती है। ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ टेकअप कर लिए। ऐसी ही एक एग्जम्पशन AS के अंदर दी गई है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो एंटिटी हो आपके ऊपर AS एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको क्या एग्जम्पशन दी गई है, तो AS ने आपको एग्जम्पशन दी है 2। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई भी सब्सिडी कंपनी वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, ठीक है, तो फिर उसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। अ सब्सिडी शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब उसके पेरेंट को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। कब? जब when control is intended temporary because subsidiary is acquired and held exclusively with the view of disposing of in the near future। तो आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया है विद द व्यू ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, मतलब आपकी इंटेंशन ही नहीं है उस कंट्रोल को होल्ड करने की, इसको हम कहते हैं कंट्रोल क्या है, टेम्पररी कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, टेम्पररी कंट्रोल है। तो जैसे कि आपने अभी बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था, किसी सब्सिडी को एक्वायर कर लिया और अगला फाइनेंशियल ईयर आया, इन द बिगिनिंग आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इंटेंशन क्या थी? कुछ भी इंटेंशन नहीं थी, होल्ड करना चाह रहे थे, नहीं, तो फिर आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सब्सिडी रिकॉग्नाइज करके CFS नहीं करोगे। ठीक है, फिर इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की जैसे आप अकाउंटिंग करते हो AS 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड या फिर बहुत ज्यादा ह्यूज रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसके ऊपर, इट इज ऑपरेटिंग अंडर लॉन्ग टर्म सिविल रिस्ट्रिक्शन। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? आप अपने पेरेंट को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड टू द पेरेंट। तो सुनना, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको एग्जम्पशन दी है AS ने कि आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन नहीं करोगे, A लिमिटेड है, ठीक है, उसने B लिमिटेड को एक्वायर किया, ये आपकी सब्सिडी बन गई, इंटेंशन है डिस्पोज ऑफ कर देना, कंसोलिडेशन मुझे नहीं करनी, पर जितने टाइम तक मैं इसको होल्ड करके रख रही हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कैसे दिखाऊंगी? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, इसकी अकाउंटिंग होगी एज पर AS नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड आप रीजन भी डिस्क्लोज करते हो कि आप इसको कंसोलिडेट क्यों नहीं कर रहे हो। ये आपको समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है M लिमिटेड, कंपनी ने S लिमिटेड के 51 शेयर एक्वायर करे हैं 1/4/2022 को। कब? 1/4/2022 को। एंड 25% शेयर जो इसने होल्ड किए हुए थे 51 में से 25% शेयर उसने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बेच भी दिए। M लिमिटेड डिड नॉट प्रिपेयर CFS फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, उसने CFS नहीं बनाई। और वो क्यों नहीं बनाई? कह रही कि मेरा कंट्रोल तो टेम्पररी था। डू यू अग्री विद द व्यू ऑफ M लिमिटेड? देखो, आपका कंट्रोल टेम्पररी था, अगर ये बात हम मान लेते हैं तो ठीक है, आपने नहीं बनाई CFS, हम इससे अग्री कर रहे हैं क्योंकि AS ने आपको एग्जम्पशन दी है। डिसाइड अज्यूमिंग, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता है ना कि ये AS को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल्स बनाती है या इंड AS को फॉलो करके फाइनेंशियल्स बनाती है, क्योंकि अगर ये इंड AS को फॉलो करके फाइनेंशियल्स बनाती है तो फिर ये एग्जम्पशन इंड AS में नहीं है। इंड AS के अंदर एक ही एग्जम्पशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो। सो आप ये बताओ कि अगर मैं ये मान लूं ये कंपनी अपने फाइनेंशियल्स इंड AS के अकॉर्डिंग बनाती है तो क्या आप इसको एग्जम्पशन दोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, हम इसको एग्जम्पशन नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप कैसे आंसर शुरू करोगे? पैटर्न सेट कर लो एज पर सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3। आपको ये पहले लिखना है कि सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, फिर रूल 6 वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी। और रूल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर AS एग्जम्प्ट करता है तो इट विल बी सफिशिएंट कि आप शेड्यूल 3 के साथ कंप्लाई कर रहे हो। फिर आप एग्जम्पशन पे आ जाओ, जो AS की एग्जम्पशन है, ठीक है, उसको आप मेंशन करो। और क्योंकि यहाँ पे इंड AS की भी बात हो रही है तो इंड AS की एग्जम्पशन को भी लिख दो कि इंड AS के अंदर एग्जम्पशन किसको? इन्वेस्टमेंट एंटिटी को है, और AS के अंदर एग्जम्पशन है टेम्पररी कंट्रोल को लेकर। फिर क्वेश्चन की सिचुएशन लिख दो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फिर आप लिख दो कंक्लूजन कि जो कंटेंशन आपकी कंपनी की मैनेजमेंट दे रही है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल होते हैं और इंड AS के अंदर जो एग्जम्पशन है वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को है, टेम्पररी कंट्रोल को लेकर कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। तो कंक्लूजन में क्या है, जो पेरेंट की इंटेंशन है दैट इज क्वाइट क्लियर कि कंट्रोल तो आपका टेम्पररी था, ठीक है, और क्योंकि आपने शेयर अगले साल में बेच दी,
पेरेंट लिमिटेड को अपना सीएफएस ये जो बना रही है, अपना फाइनेंशियल्स बना रही है, वो इंडेस के अकॉर्डिंग बना रही है, और ये टेम्पररी कंट्रोल वाला या जो सिवियर रिस्ट्रिक्शन वाला कंसेप्ट है वो इंडेस के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो इस वजह से पेरेंट जो ये कह रहा है वो गलत है, उसको कंसोलिडेशन तो फिर करनी ही पड़ेगी उस दिन से जिस दिन से उसने कंट्रोल एक्वायर किया है। ये आपकी कंक्लूजन बन जाएगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस। चलो ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम टेकअप कर लेते हैं। क्वेश्चन है आर लिमिटेड ओन 51% वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड। ठीक है, तो आप 51% वोटिंग पावर होल्ड करते हो एस लिमिटेड के अंदर। इट हाउएवर होल्ड्स एंड डिस्क्लोज ऑल द शेयर्स as a stock in trade in financial statements since share are held exclusively with a view of their subsequent disposal in the near future। तो उसने क्लियरली बता दिया है कि ये शेयर्स आप फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करने वाले हो। आर लिमिटेड रिप्रेजेंट वाइल मेकिंग द फाइनेंशियल्स सीएफएस, एस लिमिटेड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन। बात तो सही है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट ये एएस के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल्स बना रही हो। तो अगर इसके ऊपर एएस एप्लीकेबल होते हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है और पर्पस है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना इन द नियर फ्यूचर, फिर आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कंपनी सोच रही है। आप बताओ, आप इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप मुझे बताओ कि कैसे आप इस सिचुएशन के अंदर डील करोगे। आपको क्या लगता है इस कंपनी को सीएफएस बनानी चाहिए अगर ये कंपनी इंडेस के साथ कंप्लाई कर रही है? इस क्वेश्चन का आंसर है यस, क्योंकि ऐसी कोई एग्जम्पशन इंडेस के अंदर नहीं है। क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, मैंने खाली क्वेश्चन पढ़ के बताया, बट क्वेश्चन बिल्कुल रेप्लिका है। ठीक है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन टेकअप किया। कंक्लूजन पढ़ दूं, एच लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर इंडेस 110, क्योंकि ये एग्जम्पशन टेम्पररी कंट्रोल की ये कहां पे अवेलेबल नहीं है? 110 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जिस दिन से आपने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन से आपको कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी टेकअप कर लेते हैं। Let's come to question number 11. It's not that question. Question number 11. It's a simple question again. Wait. Okay. So question number 11. It says JRS Limited holds major ओनरशिप ऑफ आर लिमिटेड एंड के लिमिटेड। सो बेसिकली जेआरएस लिमिटेड आपका होल्डिंग कंपनी हो गया। मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जेआरएस कंपनी का एक आर लिमिटेड है और एक के लिमिटेड है। ठीक है, ये क्या बन गया इसका आपका ये बन गया सब्सिडी कंपनी। एस लिमिटेड इज एन इंटरमीडिएट सब्सिडियरी ऑफ जेआरएस लिमिटेड इन सूरत। तो मान लेते हैं इसका कोई और कंपनी होगा, या अगर इसमें एक्स लिमिटेड का कोई डिस्कशन नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, सो के लिमिटेड का आगे कोई सब्सिडी है एस लिमिटेड। सो मतलब एस लिमिटेड क्या बन गया? आपका इंटरमीडिएट सब्सिडियरी कंपनी बन गया। द जेआरएस लिमिटेड प्रेजेंट सीएफएस स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट पर्पस टू एमएमटी एंड कंपनी। सो एमएमटी एंड कंपनी आपका सीए फर्म बन गया जिसको ऑडिट करते हैं सीएफएस की। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एमएमटी एंड कंपनी, obtaining a listing of all component and verify that all the component included in financial statement unless any component meet the criteria for exclusion। एंड बेटा आप इंगेजमेंट पार्टनर हो इस सीए फर्म से, ठीक है, और आपका मेन पर्पस यहाँ पे क्या है? आप आगे जाके इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जितना भी कंपोनेंट सीएफएस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था उतना कंपोनेंट इंक्लूड हो गया। इसको आप कहते हो कंप्लीटनेस, जो असर्शन होती है उसके ऊपर कंफर्ट लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, 2 रीजन बता पाओगे which are considered by this CA firm for exclusion of component from the consolidated financial statement। कुछ तो इसमें नाम का मुझे दिक्कत दिखाई दे रहा है। चलो, 2 रीजन क्या है कंसोलिडेशन के, 2 रीजन क्या है एग्जम्पशन के। व्हाट आर द रीजन फॉर द exclusion of component from the consolidated financial statement and reporting of the reasons of exclusion thereof। सो बेसिकली ये एमएमटी इन कंपनी सीए फर्म ही है। ये कह रहे हैं कि जब ऑडिटर ये देख रहा है कि कौन कौन सी ऐसी आपका सब्सिडी कंपनी जो कंसोलिडेट नहीं होना चाहिए, जिसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, तो 2 रीजन बताओ जिसकी बेसिस पे इस कंपनी को एग्जम्पशन मिल सकती है। एंड आपको फिर अगर एग्जम्पशन मिल रही है तो आपको क्या रिपोर्ट करना है वो भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिकअप किया, ये जो रिपोर्टिंग आप बता रहे हो ना रीजन फॉर एक्सक्लूजन के, वो आप कैसे रिपोर्टिंग वाला इधर पोर्शन इंक्लूड करोगे वो मुझे डिस्कस करना था मेनली। तो रीजन तो हमने देख ही चुके हैं कि एएस के अंदर 2 रीजन कौन से हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये एएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना रही है, इंडियस के अकॉर्डिंग बना रही है, तो इंडियस वाली आप
भी आप एग्जाम्पशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे दो रीजन एएस वाले, एक है टेम्पररी कंट्रोल वाला और दूसरा है अगर ये सब्सिडी ऑपरेट कर रही है अंडर अ सिवियर रिस्ट्रिक्शन कि अपने पेरेंट को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आ रहा था कि ये एएस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल्स बना रही है या इंडियस के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल्स बना रही है, तो इसने इंडियस के अंदर जो एग्जाम्पशन दी गई है इन्वेस्टमेंट एंटिटी को फ्रॉम द कंसोलिडेशन वो भी इसने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये रिपोर्टिंग ऑफ रीजंस फॉर एक्सक्लूजन, ये मुझे पढ़ना था आपके लिए, ठीक है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन पिकअप किया। क्वेश्चन ने दूसरा एस्पेक्ट क्या पूछा है, बीइंग एन ऑडिटर आप कैसे रिपोर्ट करोगे ऑफ रीजंस फॉर एक्सक्लूजन। जब आप रीजन बताओगे ना कि क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है तो इसकी रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है। सो कहता है जहां पे एक सब्सिडरी है या उसकी एसोसिएट कंपनी या कोई भी जेवी है उसको आप एक्सक्लूड करो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का काम क्या है, उसको एक रीजन एग्जामिन करने पड़ते हैं फॉर द एक्सक्लूजन। बेसिकली आपको देखना पड़ता है कि ये एक्सक्लूजन कहां से आई, एएस की एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो रही है, इंडियस की एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। अगर एएस की एप्लीकेबल हो रही है तो फिर आप देखते हो कि सही में सीवियर रिस्ट्रिक्शन है, टेम्पररी कंट्रोल था, तो ये सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ती है। In the case of the entity which is excluded from consolidation on the ground of temporary relationship, तो ये एएस की बात कर रहा है कि जहां पे एक कंपनी को एग्जम्पशन मिली कि आपको कंसोलिडेशन नहीं करनी क्योंकि वो टेम्पररी कंट्रोल था। ऑडिटर वेरीफाई करेगा इंटेंशन ऑफ द पेरेंट, कि पेरेंट की इंटेंशन क्या थी, मतलब किस इंटेंट से आपने इस इन्वेस्टमेंट को बाई किया था। अगर आपकी इंटेंट ये थी कि आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो ठीक है, फिर आप कंसोलिडेशन मत करो। सो यू हैव टू वेरीफाई द इंटेंट ऑफ द पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी, investment associate or interest in JV as the case may be in the near future, which are existed at the time of acquisition of the subsidy, making investment in associate or joint controlled entity। ठीक है, तो वो कहता है कि जिस टाइम पे आपने एक्वायर किया था उस टाइम पे इंटेंशन ऑडिटर वेरीफाई करेगा। और अगर आपकी इंटेंशन ये थी कि ये जेवी के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट है या सबसे एसोसिएट, इसको अगर आप डिस्पोज ऑफ करने वाले थे इन द नियर फ्यूचर, फिर आप एग्जम्प्ट हो जाओगे। सो ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है, रीजन फॉर एक्सक्लूजन। ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट एक्सक्लूजन जो भी मैनेजमेंट कर रही है, मतलब जिस बेसिस पे आप कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हो, दैट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन व्हिच आर कवर्ड इन एएस 21 और इंड एस। एंड फिर ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा कि डिस्क्लोजर आपने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग दिए हैं। रीजंस फॉर सच एक्सक्लूजन आर गिवन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां पे आप एएस के साथ कंप्लाई नहीं करें, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। जहां पे आप इंडियस के साथ कंप्लाई नहीं करें बिकॉज इंडियस ने आपको एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम द कंसोलिडेशन या एएस ने आपको एग्जम्प्ट किया फ्रॉम द कंसोलिडेशन, देन इट विल बी सफिशिएंट दैट यू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इधर एक्स्ट्रा लिख देते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है बस। चलो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे टू अनदर कंसेप्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। ये 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा जाता था, दोबारा से भी आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की। पेरेंट यहां पे कौन हो गया, होल्डिंग कंपनी जो बाकी कंपनी को होल्ड कर रही है। तो सीएफएस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पेरेंट की। तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सीएफएस को लेकर, ये क्वेश्चन आता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सीएफएस की प्रेजेंटेशन करनी है, प्रिपेयर करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, 6 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। सबसे पहले अगर आपको कंसोलिडेशन करनी है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट है जिनकी कंसोलिडेशन होगी। तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उसको आइडेंटिफाई करने हैं कंपोनेंट व्हिच नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द सीएफएस। दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। सो वेयर एप्रोप्रिएट पेरेंट हैज टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी है तो इसका सही तरीका क्या है, आप इंडेस की रेफरेंस दे लो। जैसे कि सबसे ऊपर आ जाएगा इंडेस 110, फिर आ जाएगा इंडेस 108, फिर आ जाएगा इंडेस 24। मतलब आइडेंटिफाई करना रिलेटेड पार्टी कौन है, उनके साथ ट्रांजेक्शन क्या करी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट से ऑब्टेन करना ताकि वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर सके फॉर मेकिंग द एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, जो आप इंडेस 110 के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जैसे कि कोई भी इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन हुई उसका एलिमिनेशन, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह, ये सब किस में आ जाता है, ये आपकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट। जब वो अपनी फाइनेंशियल्स बना रही है, सीएफएस की मैनेजमेंट।
तो उसके लिए जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कौन कलेक्ट करेगा? मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी आप इंड एस एक्सोदस की रेफरेंस दे सकते हो। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, पेरेंट WDV फॉलो कर रहा है, आपका जो इनफैक्ट ये अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल होता है, नहीं इसको छोड़ देते हैं। पेरेंट कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और कंपोनेंट कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। जब CFS बनेंगी दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए, तो उनकी हार्मोनाइजेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पेरेंट की, मैनेजमेंट की। या अगर पेरेंट का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है और आपकी सब्सिडी का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, पेरेंट इंडिया के अंदर है, इंडियस लगते हैं, आपका सब्सिडी कंपनी USA के अंदर US गैप लग रहे हैं, बट CFS तो पेरेंट के अकॉर्डिंग बनने वाली है, तो फिर आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन कौन करेगा? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का। इनके अंदर हार्मोनाइजेशन कौन करेगा? पेरेंट। गैप कन्वर्जन, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो गैप कन्वर्जन में भी आ जाएगा, वेयर एप्लीकेबल। तो ये सारे काम कौन करेगा? पेरेंट करेगा। तो बताओ पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हुई? इंड एस 110 आपको कंसोलिडेशन करनी है, तो आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा, इंड एस 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग की पर्पस के लिए आइडेंटिफाई करना रिपोर्टेबल सेगमेंट को। इंड एस 24 आइडेंटिफाई करना रिलेटेड पार्टीज और जो आपने उनके साथ ट्रांजेक्शन करी है। इंड एस 110 करंट जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है, और वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कलेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट की है। गैप कन्वर्जन करना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर हार्मोनाइजेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर हार्मोनाइजेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्री के 4 मार्क्स हैं। इसके अलावा भी पेरेंट एक काम करता है, वो ना जो भी कंपोनेंट है उनको एक इंस्ट्रक्शन दे देता है, जैसे कि जब पेरेंट अपना SFS बनाएंगे तो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज उनको फॉलो करनी है, तो उसी लाइन के ऊपर फिर आपका जो कंपोनेंट अपने फाइनेंशियल्स बनाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम अबव, पेरेंट नॉर्मली इशूज द इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट specifying the parent requirement relating to the financial information of the component which are going to get included in the CFS। और इंस्ट्रक्शन में क्या कवर होता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज SFS के मैनेजमेंट फॉलो करेगी, ठीक है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है कि क्या डिस्क्लोजर आपको देने हैं, विच आर एप्लीकेबल टू द पेरेंट, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑन रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपोर्टिंग टाइम टेबल क्या रहेगा, कितने टाइम के अंदर मुझे कंपोनेंट का फाइनेंशियल्स मिल जाना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आप एडवांस में ही SFS की मैनेजमेंट को दे देते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन देना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट जो ऑडिटर इनके ऑडिट करने के लिए आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मैं आपको बताऊं, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मल ऑडिट के अंदर होती है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी CFS के अंदर भी होती है। अच्छा मैम, नॉर्मल ऑडिट के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या नॉर्मल ऑडिट के अंदर ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ता वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट? तो यहाँ पे भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई है, दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या ऑडिटर नॉर्मल ऑडिट के अंदर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है? यस। तो ये यहाँ पे भी आप कह रहे हो 143 सबसेक्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो जो मैटर्स हमने पढ़े थे उन मैटर्स को लेकर रिपोर्ट करता है, प्रोप्राइटी मैटर जिसे आप कहते हो। यस, 143 सबसेक्शन नंबर 3 में आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वो रिपोर्टिंग हो रही है। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट है, ऑडिटर वेरीफाई करेगा, उसको वैलिडेट करना पड़ता है द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS फॉर द कंपनी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी कंपनी जैसे कंसोलिडेशन कर रही है वो प्रोसेस इज एडुकेट। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की वो एक नॉर्मल ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉर्मल ऑडिट के अंदर, मतलब जब आप SFS की ऑडिट करते हो वही CFS के ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोबारा से बताना क्या क्या? ओपिनियन देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये चेक करना फाइनेंशियल्स कैसे बनाए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाए हैं, एडुकेसी वैलिडिटी को चेक करना, एंड फिर 143 सबसेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना, 143 सबसेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना। इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा। आंसर मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं खाली क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कंपनी जिसका नाम है डिलक्स लिमिटेड, कंपनी ओनरशिप होल्ड करी है 51% ऑफ वोटिंग पावर
एंड कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव लिमिटेड को। तो मैं कह सकती हूँ डीलक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी, एग्जीक्यूट लिमिटेड मेरा सबसे कंपनी हो गया। होल्डिंग कंपनी अपनी सीएफएस बना रही है, इसको बनानी है एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव एज एन ऑडिटर? तो इसने क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा, आपका ऑब्जेक्टिव एज एन ऑडिटर क्या है जब आप सीएफएस की ऑडिट करोगे? तो मैंने बता दिया, ओपिनियन देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई या नहीं बनाई ये चेक करना, वैलिडिटी को इंश्योर करना, 143 सबसेक्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना, 143 सबसेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना। ये 5 ऑब्जेक्टिव है। नीचे आप क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आओगे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अगले कंसेप्ट की तरफ, नीचे बढ़ेंगे। ये मटीरियलिटी का कंसेप्ट, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चलो, मटीरियलिटी होती क्या है? मैं आपको नॉर्मल एसए नंबर 320 बताती हूँ। मटीरियलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी गलती जिसे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, उसको आप मटीरियल कह देते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे मटीरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न हूं ना, तो जिससे मेरे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, उसको मैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट कह देती हूँ। तो जब आप एसएफएस की ऑडिट करते हो तो ऑडिटर मटीरियलिटी जो सेट करेगा वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए सेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप सीएफएस के लिए ऑडिट करोगे तो ऑडिटर को मटीरियलिटी ग्रुप लेवल के लिए सेट करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? मटीरियलिटी आप ग्रुप के लिए सेट करोगे, और इस मटीरियलिटी को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो ये सुनो। ऑडिटर इस मटीरियलिटी को यूज कर सकता है टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से कंपोनेंट मेरे लिए मटीरियल है, ताकि वो अपना स्कोप डिसाइड कर पाए। समझ में आ रहा है? दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब जो आपका सीएफएस का ऑडिटर है, अगर उसको ठीक लगता है तो फिर वो ना जो कंपोनेंट का मटीरियलिटी है वो भी सेट करके कंपोनेंट के ऑडिटर को बता सकता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पे डिस्कशन मटीरियलिटी की इसी कंटेक्स्ट में की गई है। इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एसएफएस, तो सबसे पहले तो ये इसने नॉर्मल बात करी कि एसएफएस में क्या होता है। मटीरियलिटी आप कंप्यूट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द ओपिनियन ऑन एसएफएस फॉर ईच कंपोनेंट वुड बी डन कंपोनेंट वाइज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि एसएफएस की जब आप ऑडिट कर रहे हो तो कंपोनेंट वाइज अपनी मटीरियलिटी सेट कर रहे हो, बट जब आप मटीरियलिटी सेट करोगे, जब आप ऑडिट कर रहे हो सीएफएस की, ऑडिटर हैज टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट। और पहला पॉइंट वही है कि आप ग्रुप के लिए मटीरियलिटी सेट कर रहे हो। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, एंड इसी मटीरियलिटी को चेक करके वो गलतियां ढूंढता है। और यहां पे आप चेकिंग क्या कर रहे हो सीएफएस के अंदर? यहां पे आप चेकिंग कर रहे हो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आपकी मैनेजमेंट ने करी। तो देखना, कहते हैं दिस मटीरियलिटी इज यूज्ड टू एसेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, एंड ऑडिटर इस मटीरियलिटी को यूज करता है ये चेक करने के लिए कि जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करी वो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं बाय द मैनेजमेंट। जैसे 2 टाइप की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड योर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दूसरा, पेरेंट का ऑडिटर इस मटीरियलिटी को किस लिए भी यूज करता है ये भी मैंने आपको बताया, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए मटीरियल है जहां पे मुझे अपना स्कोप बढ़ाना चाहिए। पेरेंट ऑडिटर ऑल्सो यूज दिस मटीरियलिटी ऑन द ग्रुप लेवल जो उसने सेट करी टू डिटरमाइन विच ऑफ द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियल टू द ग्रुप, टू डिटरमाइन वेदर दे शुड स्कोप इन, ये कीवर्ड है स्कोप इन, कि क्या उसको whether they are required to scope in additional component, मतलब कौन सा component material है जहां पे मुझे काम करना चाहिए, and consider using the work of other auditor as per SC number 600। तीसरा, ये भी मैंने आपको बताया, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को ठीक लगता है फॉर द ऑडिट ऑफ सीएफएस, वो कंपोनेंट के ऑडिटर के लिए मटीरियलिटी सेट करके उन्हें बता सकता है। द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट को ये कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट इट टू द कंपोनेंट ऑडिटर if he believes it is required for the true and fair view of CFS। ये 3 बातें आपको हिंदी में याद रखनी पड़ेंगी जैसे मैंने आपको बताई। एंड लास्ट में ये आप एसए नंबर 600 के अंदर भी पढ़ के आते हो कि प्रिंसिपल ऑडिटर एक कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेता है फ्रॉम द कंपोनेंट का ऑडिटर कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे मांग सकते हो। जो भी डिस्क्लोजर वगैरह के साथ आपको कंप्लाई करना था आपने उसके साथ कंप्लाई किया। ठीक है, ये डिस्कशन क्लियर है? यस। अच्छा, ये रिपोर्टिंग कंसिडरेशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आता है, मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ। ये क्या है कि इसको हम ऐसे नंबर 600 के अंदर भी पढ़ते हैं। तो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसका इधर एक सबसी कंपनी है सबसी 1, इसका यहाँ पे दूसरा सबसी कंपनी सबसी 2, यहाँ पे सबसी 3 है। बेटा इनके कंपोनेंट के ऑडिटर ने, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट के ऑडिटर ने अपनी रिस्पेक्टिव एसएफएस की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर मॉडिफिकेशन दी है,
एज पर एस नंबर 705 या ईओएम पैराग्राफ वगैरह डाला है। तो जब प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा सीएफएस की, तो इसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या आएगा? तो ऐसे नंबर 600 कहता है, मतलब यहां पे लिखा हुआ है ऐसे नंबर 600 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ऐसे नंबर 600 ने बोला कि प्रिंसिपल ऑडिटर इसको कंसिडर करेगा। अगर उसको लगता है कि जिन रीजंस की वजह से कंपोनेंट के ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन दी वो सीएफएस के लिए भी रेलिवेंट है, तो फिर आप सीएफएस को भी मॉडिफाई कर दोगे। सो जब आप ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर रहे हो या जैसे कि मॉडिफिकेशन दी गई एज पर एस नंबर 705 या कोई ईओएम पैराग्राफ डाला गया बाय द कंपोनेंट ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है? एसए नंबर 600 की रिक्वायरमेंट। और मैंने बता दी 600 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दूंगी, आंसर आपका हो गया है। CAH was appointed as a statutory auditor of a company जिसका नाम है MNL Limited, एक लिस्टेड कंपनी है, which has 3 subsidiary। इस कंपनी की 3 सब्सिडी है MNL, 15 ब्रांचेस भी है इसकी। ऑडिटर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड फॉर द सब्सिडीज, मतलब ब्रांचेस ऑडिटर्स, सब्सिडीज और ब्रांचेस के ऑडिटर आपके अलग है और आपका जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कोई और है। विद रिगार्ड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस, किसकी डिस्कशन हो रही है? मटीरियलिटी की डिस्कशन हो रही है कि कैसे मटीरियलिटी सेट करोगे सीएफएस के लिए। व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, मैंने आपको बता दिया कौन से पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन, हाउ ही शुड डील इन हिज रिपोर्ट इफ देयर आर एनी ऑब्जर्वेशन, ये भी हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट के ऑडिटर ने अगर अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन दी है तो प्रिंसिपल ऑडिटर कैसे उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो वो बनाएगा सीएफएस के ऊपर उसमें कंसिडर करेगा। क्वेश्चन का आंसर हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पढ़ाना था, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये हो गया। अब आप आगे बढ़ोगे, ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन, इसके ऊपर ना कितने क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं? प्लानिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बन के यहां से आ सकता है, ऑडिटर प्रोसीजर के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये 2 क्वेश्चन यहां से बन के आ सकते हैं। सो बेसिकली आपको सीएफएस की ऑडिट करनी है। ऑडिट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि आप ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट कर पाओ, क्योंकि ये बात तो एसए नंबर 300 ने बोल दी थी और क्योंकि आप सीएफएस की ऑडिट कर रहे हो तो भी स्टैंडर्ड तो एप्लीकेबल होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ऑडिटर ऑडिट की प्लानिंग करेगा तो कौन कौन सी चीजें उसको कंसिडर करनी पड़ेगी, किन चीजों को लेकर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर प्लान बनाएगा एंड अमंग द प्लान ही हैज टू कंसिडर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, 5 पॉइंट है ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप स्ट्रक्चर है क्या। यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर। क्यों? अरे आप नॉर्मल ऑडिट सोचो, अगर आप नॉर्मल ऑडिट करने के लिए भी जाते हो तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझते हो? तो यहां पे भी आप ग्रुप का स्ट्रक्चर समझोगे कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, किसकी किसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पे तो डिसाइड होगा कि किसकी कैसी अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो आप ग्रुप स्ट्रक्चर समझोगे। ठीक है, फिर कंट्रोल आप समझोगे, ग्रुप वाइड कंट्रोल क्या लगाए हुए हैं, जनरल आईटी कंट्रोल क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, अकाउंटिंग कंट्रोल क्या है, ये कंट्रोल आप समझोगे। अकाउंटिंग सिस्टम किस टाइप के यूज कर रहे हैं, ये टाइम या प्लानिंग करने के लिए बैठोगे इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। वही लिखा हुआ है, ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आप क्या यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग सिस्टम, एंड जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। राइट। दूसरा आप ये समझोगे ना अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो करता है पेरेंट और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो कर रहा है कंपोनेंट। सो यू विल अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द पेरेंट एंड कंपोनेंट, प्लस कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है इसकी, इंक्लूडिंग ये भी अंडरस्टैंड करोगे अगर इनका कोई कंपोनेंट फॉरेन के अंदर है तो फिर उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट ऑल्सो। ये जब कुछ आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना प्रोसेस वगैरह क्या है, आपको ना रिस्क पता लग जाता है कितना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंट्रोल वगैरह जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको रिस्क पता लग जाता है। तो रिस्क के बेसिस पे ऑडिटर प्लानिंग के टाइम पे डिटरमाइन करता है एनटीई क्या होगा उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का बेस्ड अपॉन द रिस्क। एंड ऑल्सो क्योंकि यहां पे आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो, कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है, तो आप यूज करोगे वर्क ऑफ अदर ऑडिटर ऐसे 600, तो आप डिसाइड करोगे प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कितना काम आपको अदर ऑडिटर का यूज करना है, एक्सटेंट ऑफ द वर्क। एंड अगर आप अदर ऑडिटर का काम यूज करोगे कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करोगे, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट आए 5। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझना है, कंट्रोल समझना है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोसेस समझनी है कि कैसे अकाउंटिंग नहीं, इसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग पॉलिसी समझनी है कि पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या, कंपोनेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे होती है,
फॉरन अगर कोई कंपोनेंट है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, प्रोसेस समझनी है, रिस्क पता लग जाएगा यहां से। ये जब आपने कंट्रोल वगैरह समझे, रिस्क के बेसिस पे प्लानिंग के टाइम पे एनटीई डिसाइड कर लोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। फिर कितना काम अदर ऑडिटर का यूज करने का सोच रहे हो, और एक्सटेंट, इसको कहते हैं एक्सटेंट, एंड अगर आप काम यूज करोगे तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी देख लेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है, ऑडिटर प्रोसीजर इन कंसोलिडेशन, कि ऑडिटर कंसोलिडेशन जब करेगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। टोटल कितने पॉइंट है देखना, 1 2 3 4 और 5। ये क्वेश्चन एक बनेगा, ऑडिटर प्रोसेस फॉर द कंसोलिडेशन, 5 पॉइंट एक क्वेश्चन, एंड चौथे पॉइंट के ऊपर अलग से एक क्वेश्चन। यहां पे भी एनी 5 पॉइंट आपको लर्न करने, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन। सबसे पहले ऑडिटर की प्रोसेस क्या होगी कंसोलिडेशन को लेकर। ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलेगा कि मुझे अपनी कंपोनेंट की लिस्ट दे दो, जो भी कंपोनेंट आपने सीएफएस के अंदर इंक्लूड करे हैं। ऑडिटर शुड ऑब्टेन द लिस्टिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द सीएफएस, एंड ऑडिटर रिव्यू करेगा इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कराई है फॉर आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। ऑडिटर शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। बेसिकली आपका पर्पस क्या होगा यहाँ पे ये जानना कि यार कोई भी पेरेंट मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा वही कि जितना भी कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए था सीएफएस के अंदर वो इंक्लूड हो गया, अनलेस कोई कंपोनेंट ऐसा है जो एग्जामिनेशन में कवर्ड हो रहा है। एंड जब ये कंप्लीटनेस के ऊपर वेरिफिकेशन कर रहा है ना, ये वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तीसरे पॉइंट के अंदर कंप्लीटनेस के ऊपर ही बात हो रही है, और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा तो इसको डिस्कस नहीं करी, नीचे आ जाओ। ऑडिटर एक काम भी कर सकता है, जो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स की मिनट को रिव्यू कर लेगा। कौन सी मीटिंग्स, बैलेंस शीट डेट के बाद जो मीटिंग हो रही है, मतलब वहां से क्या पता लगेगा, अरे वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी। हो सकता है कि आपने बैलेंस शीट डेट के बाद किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्पोज ऑफ करने का डिसीजन लिया जो अभी आपने बाई किया था, तो मतलब इसका मतलब कि फिर वो टेम्पररी कंट्रोल था, उधर एग्जामिनेशन में कवर्ड हो रहा था, तो कंसोलिडेशन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, वो एप्लीकेबल हो जाएगी। सो ऑडिटर में ऑल्सो रिव्यू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड टू अंडरस्टैंड इफ देयर हैज बीन एनी लिक्विडेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेम्पररी होल्ड तो नहीं था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर दी या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, यहां से आपको एविडेंस मिलेंगे इफ द कंट्रोल वाज टेम्पररी इन द नेचर और अदरवाइज। क्या ये प्रोसीजर समझ में आएंगे? यस। अब आ जाओ ये चौथे पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, आपको ये वेरीफाई करना है कि जितना भी कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए था वो कंपोनेंट इंक्लूड हो गया, मतलब आपको कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लेना है। तो कौन से प्रोसीजर ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ेगी, क्या चीजें उसको चेक करनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ना आप रिव्यू कर लो पिछले साल के वर्किंग पेपर्स। आपने अगर ऑडिट किया था तो आपके पास वर्किंग पेपर्स अवेलेबल होंगे, और देखो कि पिछले साल पेरेंट ने किनको अपना कंपोनेंट बोला था। सो यू विल रिव्यू द वर्किंग पेपर्स फॉर द प्रायर ईयर्स टू द नोन कंपोनेंट। ठीक है, अब ये देख लो कि इस साल में कितने नए कंपोनेंट ऐड हुए हैं, ठीक है, एंड कितने कंपोनेंट एक्सक्लूड हुए हैं। रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। यस, ये तो आप करोगे ही करोगे। पेरेंट का प्रोसीजर भी आप अंडरस्टैंड करोगे, कैसे पेरेंट अपने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करता है। प्लस आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, जो मैंने आपको बताया, टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कंपोनेंट या कोई ऐसा कंपोनेंट है विच गोज आउट ऑफ सीएफएस। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या कि जितना इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए था उतना आपने रिकॉर्ड किया, मतलब उतना आपने सीएफएस के अंदर इंक्लूड किया है। तो आप पिछले साल का कंपोनेंट कितना था ये देख लो, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, नया कोई इन्वेस्टमेंट किया है या किसी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ किया है, क्योंकि उसी की वजह से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि नया कोई कंपोनेंट ऐड होना चाहिए था या कोई कंपोनेंट है जो आपकी कंसोलिडेशन से बाहर जाना चाहिए था। मैनेजमेंट की प्रोसेस समझ लो, कंसोलिडेशन के लिए वो कैसे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से आपको रिस्क पता लग जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो रिव्यू जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट कर रही है या आप कोई इन्वेस्टमेंट आपके कंपोनेंट कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि कोई और नया कंपोनेंट है जो ऐड होना चाहिए था। या जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई आपकी कंपनी एंटर हो रही है या किसी और अरेंजमेंट के अंदर एंटर हो रही है जिसकी वजह से कंट्रोल वगैरह आ रहा है, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अभी आपकी कंपनी एक स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो जिसको आप इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर कहते हो, शेयर होल्डर रजिस्टर कहते हो, अंडर सेक्शन नंबर 186, 190 आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग दी पीरियड, उसको आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट, इसमें से आपको कोई 5 या 6 पॉइंट याद करने हैं, तो 2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, सो लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता है बिफोर कमेंसिंग एन ऑडिट ऑफ सीएफएस, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क
एंड एनेबल हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यस, ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए। तो क्वेश्चन है कि प्लानिंग के टाइम पे किन एस्पेक्ट को वो कंसिडर करेगा। 5 पॉइंट, 5 नंबर, ठीक है। चलो ये भी मैंने ऊपर से करा दिया, कोई टेंशन नहीं है, आगे चलेंगे। कंसोलिडेशन होती कैसे है एएस के और इंडेस के अकॉर्डिंग, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ सेल्फ। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि इसमें एफआर का कंसेप्ट है। जब आप एफआर पढ़ते हो तो कंसोलिडेशन का इंडेस पढ़ते हो, ठीक है। जॉइंट अरेंजमेंट, जेवी, एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे होती है आप एफआर में पढ़ते हो। तो यहाँ पे सब एफआर के कंसेप्ट लिखे हुए हैं, तो इधर डिस्कस नहीं हो सकता। मैं क्लास में भी इसको टेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि वो जस्टिस नहीं हो पाता। ओके चलो, अब हम आ जाते हैं स्पेशल कंसिडरेशन की तरफ। अभी मैंने आपको बोला कि जब ऑडिटर ऑडिट करेगा सीएफएस की, तो उसको परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को चेक करना है, एंड जो आपकी करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है उसको वेरीफाई करना है। सो बेसिकली आपको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को चेक करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती क्या है। ये वन टाइम एडजस्टमेंट होती है। मतलब क्या? ये ऑडिट, ये आपकी मैनेजमेंट तभी करती है जब आपने पहली बार किसी एंटिटी को एक्वायर किया है, या आप बाद में इसको आप तब करोगे अगर शेयर होल्डिंग के अंदर कोई चेंज आया है तो, ठीक है। सो यहां पे नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, एच कंपनी है, होल्डिंग कंपनी और उससे एक सबसी कंपनी है, तो अभी आपने इसको एक्वायर किया, इधर इन्वेस्टमेंट करी है, तो यहाँ पे गुडविल निकलता है, कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो ये क्या एडजस्टमेंट है? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। या वहां से आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल रहा है जिसको आप एनसीआई भी कहते हो, ये सब क्या है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये वन टाइम एडजस्टमेंट होती है, अनलेस बाद में अगर कोई चेंज हुआ है तो। सो इट सेज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आर डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर अमाउंट ऑफ इक्विटी विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनसीआई। ये सब क्या होती है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है। एंड ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है? यही वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के पॉइंट भी ये सारे अकाउंटिंग वाले वेरिफिकेशन के पॉइंट है, एक बार फटाफट मैं पढ़ देती हूँ। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि मैनेजमेंट जो गुडविल की कैलकुलेशन करती है वो एक्यूरेट है, कैपिटल रिजर्व की जो कैलकुलेशन कर रही है वो एप्रोप्रिएट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करती है अपने प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को, ये आपने एफआर में पढ़ा होगा, ठीक है। और इस प्री एक्विजिशन रिजर्व में एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कब से आपकी कंपनी का कंट्रोल आया। ऑल्सो ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है वो आपने अप्रोप्रिएटली पेरेंट और कंपोनेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, पेरेंट और एनसीआई के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट करें। Auditor should verify the changes that might have taken place in the permanent consolidation adjustment on account of subsequent acquisition of shares in the component. Yes, आप ये भी देखोगे कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपने फ्यूचर में जाके कुछ और अपने शेयर एक्वायर कर लियो, या कुछ शेयर को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, या डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो ये सब कुछ एफआर के पॉइंट है। आपको इनकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से आती होगी अगर आपने इंडेस अच्छे से पढ़ा कंसोलिडेशन का, और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसने एफआर के अंदर ये टॉपिक छोड़ के रखा हुआ है एग्जाम में, कंसोलिडेशन वाला। ओके, ये नोट मैं बता देती हूँ, नोट के ऊपर ना एमसीक्यू आ सकता है। नोट क्या है कि कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की 2 सबसी है, सबसी 1 सबसी 2। तो जब आपने सबसी 1 को एक्वायर किया, ठीक है, तो यहां से आपका निकला था गुडविल, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। जब आपने सबसी 2 को एक्वायर किया, यहां से निकला कैपिटल रिजर्व। आपने इन दोनों को नेट ऑफ करके दिखा दिया। ये अलाउड है, यस। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करने को कहते हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आपकी कंपनी मतलब ए लिमिटेड अपनी सीएफएस बनाएगी, सीएफएस के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसको ग्रोस डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ग्रोस डिस्क्लोजर का मतलब हुआ गुडविल का ग्रोस अमाउंट का डिस्क्लोजर, और सब्सिट्यू के केस के अंदर जो कैपिटल रिजर्व निकला था उसके ग्रोस अमाउंट का डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे नोट के अंदर वही लिखा हुआ है। एक बार आप इस नोट को सेल्फ पढ़ लेना, और इसकी इंटरप्रिटेशन यही है जो मैंने आपको बता दी है। समझ में आ रहा है? ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन। फिर आता है कि करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है। अभी आपने एक बार कंपनी को एक्वायर कर लिया, उस टाइम पे गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या एनसीआई ये निकलता है, उसको आप परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कहते हो, ठीक है। बट हर साल जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हर साल क्यों एडजस्टमेंट होगी? अरे हर साल कंसोलिडेशन होगी ना। अगर जो पेरेंट है वो अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और फॉलो कर रहा है, जो आपका कंपोनेंट है वो अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और फॉलो कर रहा है, तो उनकी हार्मोनाइजेशन करनी पड़ेगी। तो इसको आप क्या कहते हो? करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो हर साल होती है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, आपका जो पेरेंट है वो इंडिया के अंदर है और आपका जो सबसी है
वो इंडिया के बाहर है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये भी क्या हो जाएगी, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। या आपका जो पेरेंट है वो 31 मार्च तक फाइनेंशियल्स बना रहा है और आपका जो कंपोनेंट है 31/12 तक फाइनेंशियल्स बना रहा है, तो 31/12 और 31 मार्च के बीच में जो इवेंट अकर हुए उनकी एडजस्टमेंट। या फिर पेरेंट सबसे आपस में कुछ लेन देन करती है, उधर से कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसकी एलिमिनेशन क्या हो जाएगी, करंट पीरियड एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, कोई इनका आपस में इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस है, उसकी एलिमिनेशन क्या हो जाएगी, आपका करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट आपके लिए मार्क करके रखे और मैंने जब जो बोला मेरे हिसाब से 6 पॉइंट तो मैंने आपको बता भी दिए हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर लेना। मैं एक बार फटाफट पढ़ देती हूँ, ये भी आपके एफआर का कंसेप्ट है। जब आप कंसोलिडेशन पढ़ते हो ना और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हो, वहां पे ये एडजस्टमेंट आपको करने को आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, so these are the example of current period consolidation adjustment: elimination of intra-group interest paid, intra-group interest received, elimination of any management fee etc, या elimination of any unrealized intra-group profit on the purchase or sale of the asset, पेरेंट ने सब्सी को किया, सब्सी ने पेरेंट को किया। या इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस की आप एलिमिनेशन कर रहे हो, कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और फॉलो कर रहा है, सबसे अकाउंटिंग पॉलिसी कोई और फॉलो कर रही है। एंड अगर फॉरेन कंपोनेंट है तो फिर कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडियन गैप में कन्वर्ट कर रहे हो। इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट, एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट अ कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर कंपोनेंट लोकल गैप टू द गैप अंडर विच सीएफएस आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तो इंडियन गैप में आप उनका कन्वर्जन कर रहे हो, वो एडजस्टमेंट भी क्या होगी, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। या अगर आपका एनसीआई के इंटरेस्ट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको लेकर आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो वो भी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो जाएगी। मैंने आपको एक ऊपर से भी बताया, वो 31 मार्च और 31/12 वाला भी, दैट इज ऑल्सो योर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें से कोई 5 आप प्लीज याद कर लेना, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आना है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 में। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Adjustment required for making of the CFS are made in memorandum records kept for the purpose by the parent। तो एक एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो पेरेंट को कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो पेरेंट उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स के अंदर। ऑडिटर शुड रिव्यू द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, और आप उनको चेक करते हो कि इन्होंने क्या एडजस्टमेंट करी, टू वेरीफाई द एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड इन मेकिंग ऑफ द CFS। चेक करो, बताओ अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड, ऑडिटर किन चीजों को वेरीफाई करेगा और किन चीजों को चेक करेगा टू वेरीफाई द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट फॉर करंट पीरियड। तो जब आपने पढ़ा ना करंट पीरियड, तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन के पॉइंट लिखने को कह रहा है फॉर द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें से कोई 5 पॉइंट आप लर्न करके बता देना। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के पॉइंट और ऊपर एक ही बात है, इसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर। इस पूरी कहानी का सार मैं आपको बताती हूँ अभी। इसके ऊपर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये वाला केस डिस्कस हो चुका है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट बना रहा है, ठीक है, दोज शुड बी ड्रॉन अप टू द सेम रिपोर्टिंग डेट एज दैट ऑफ पेरेंट। वैसे तो यही होना चाहिए कि अगर पेरेंट की रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2024 है, मतलब 31 मार्च है, तो फिर आपके कंपोनेंट का भी रिपोर्टिंग डेट क्या होना चाहिए, 31 मार्च होना चाहिए। बट कई बार अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाता है कंपोनेंट के लिए कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए अप टू द रिपोर्टिंग डेट ऑफ कंपोनेंट, समझ में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कंपोनेंट का रिपोर्टिंग डेट अलग है और पेरेंट का कंपोनेंट डेट अलग है। तो जब आप सीएफएस बनाओगे तो उधर जो भी इवेंट अकर हुए हैं बिटवीन दीज टू डेट, 31/12 बेटा, जो भी इवेंट अकर हुए हैं बिटवीन दिस टू डेट, उनका इफेक्ट आपको शो करना पड़ेगा। ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, कंसेप्ट अभी आया है, देखना। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ up the financial statement of one or more component to such date and accordingly those financial statements are drawn up to different reporting periods, adjustment should be made for the effect of significant transaction or other event occur between those date। तो 31/12 और 31 मार्च के बीच में जो भी इवेंट अकर हो रहे सिग्निफिकेंट, उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एंड कुछ भी हो जाए, ये जो गैप है इन दोनों डेट के बीच में, अगर आप इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाते हो तो फिर ये 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और एएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया, देखो कुछ डिस्क्लोजर होते हैं
कुछ डिस्क्लोजर होते हैं जो एसएफएस के अंदर जाते हैं, पर वो डिस्क्लोजर आपको सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। वो डिस्क्लोजर कौन से हैं? तो बेटा ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिस्क्लोजर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें आई थिंक 9 पॉइंट है टोटल, 9 में से आपको कोई 5 लर्न करने हैं और यहाँ पे बता देने हैं कौन कौन से डिस्क्लोजर है जो एसएफएस के अंदर जाते हैं बट सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप एसएफएस जब बनाते हो तो वहां पे सोर्सेज बताते हो, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे तो कौन से सोर्सेज से बोनस शेयर इशू किए, ऐसा कोई सोर्स का डिस्क्लोजर आपको सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप एसएफएस बनाते हो तो कंपनी ने अगर कोई इशू के थ्रू पैसा रेज किया, जितना भी अनयूटिलाइज्ड मनी है, जो पैसा आप यूज नहीं कर पाए, उसका डिस्क्लोजर देते हो, ये भी बताते हो कि वो पैसा जो आपने यूज नहीं किया उसकी इन्वेस्टमेंट कहां पे करी। ऐसा कोई डिस्क्लोजर सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। जो एमएसएमई के डिस्क्लोजर है वो सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जो डिस्क्लोजर आपको देनी पड़ती है, ये अच्छे खासे डिस्क्लोजर लिखे हुए हैं। जो आप एक स्टेटमेंट देते हो इन्वेस्टमेंट को लेकर कि मेरा फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कितना या नॉन फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कितना, तो वो जो इन्वेस्टमेंट के डिस्क्लोजर है वो यहाँ नहीं देने। तो एसएफएस के अंदर आप क्या डिस्क्लोजर देते हो, आप स्टेटमेंट देते हो इन्वेस्टमेंट की सेपरेटली, वहां पे शो करते हो, क्लासिफाई करते हो कि इसमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर इन्वेस्टमेंट कितना है। आप बॉडी कॉर्पोरेट भी बताते हो जहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अंदर भी अगर आपने एक ग्रुप के अंदर एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेम मैनेजमेंट के अंदर आ रही है, वहां इन्वेस्टमेंट करी तो उसके डिस्क्लोजर आप अलग से देते हो। ये भी बताते हो ये जो इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर में कितना है, ठीक है, किन कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, किन कंपनी के डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया है। एंड ऑल्सो you also tells the name, give the disclosure relating to the nature and extent of the investment जो आपने हर एक बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर करी है। तो ये डिस्क्लोजर शेड्यूल तरीके हैं, ये डिस्क्लोजर आपको एसएफएस के देने हैं, एसएफएस के अंदर देने, बट सीएफएस के अंदर आपको देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपने सीआईएफ बेसिस के ऊपर इंपोर्ट किया है उसका आप डिस्क्लोजर देते हो, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट, कैपिटल गुड। कोई एक्सपेंडिचर आपने फॉरेन करेंसी के अंदर इनकर किया, जैसे कि आपने कोई आपने खर्चा किया है, कोई आपने प्रोफेशनल सर्विसेज ली, कोई आपने कंसल्टेंसी फी पे करी, ठीक है, कोई आपने नो हाउ के नाम पे खर्चा किया, कोई आपने रॉयल्टी पे करी, ये फॉरेन करेंसी में आपने खर्चा किया, बाहर से ली ये सारी सर्विसेज, तो ये एक्सपेंडिचर का आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है एसएफएस के अंदर, सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, आप डिस्क्लोजर देते हो कितना रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, कितना स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किया, कितना कंपोनेंट जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंज्यूम किया वो इंपोर्ट किया, और कितना आपने इंडियन रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट आपने कंज्यूम किया, और ये टोटल कंजम्पशन का कितना बनता है, ये प्रोपोर्शन भी आप बताते हो, ये डिस्क्लोजर आप देते हो एसएफएस के अंदर। ये डिस्क्लोजर आपको देने की जरूरत नहीं है सीएफएस के अंदर। हाँ, कितना फॉरेन करेंसी आपने रेमिट किया ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड, कि मान लो कोई आपका एनआरआई शेयर होल्डर था, एनआरआई शेयर होल्डर था, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने उसको डिविडेंड दिया होगा फॉरेन करेंसी के अंदर, कितना पैसा रेमिट किया। आप ये भी बताते हो कि कितने नंबर ऑफ आपके नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं और उन्होंने कितने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। एंड ऑल्सो जो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अर्निंग है वो डिस्क्लोजर आप अलग से देते हो, जैसे कि एक्सपोर्ट जो आपने एफओबी के ऊपर किया वो डिस्क्लोजर के लिए अलग हेडिंग बनती है, रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल फी वगैरह। यहाँ पे आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, वहां से आपको इनकम हो रही है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड एनी अदर इनकम। समझ में आ रहा है? ये क्या है, ये इनकम आपको हो रही है बेटा, आपने बाहर कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वहां से आपको डिविडेंड की इनकम आ रही है। तो इसमें से कोई भी 5 डिस्क्लोजर आप याद कर लेना, बस ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्लोजर एसएफएस के अंदर देखने को मिलते हैं बट सीएफएस के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इसका क्वेश्चन कौन सा है? इसका क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन भी पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन टेकअप कर लेती हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो ऊपर इसने कहानी बोली है कि किसकी क्या इन्वेस्टमेंट है और ये सब कुछ, ये नहीं हम पढ़ते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि यस, एबीसी लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की नीड थी। प्लीज मेंशन एनी 5 एस्पेक्ट व्हिच आर गिवन इन द नोट्स टू द एसएफएस ऑफ द पेरेंट। ये बताओ कि जो एसएफएस के अंदर डिस्क्लोजर जाएंगी एंड द सब्सिडरीज, या सब्सिडी जब अपना एसएफएस बनाएगी उसके अंदर डिस्क्लोजर जाएंगे, ऐसे कौन से डिस्क्लोजर हैं जो आपको सीएफएस के अंदर देने की जरूरत नहीं है। 5 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मैंने आपको 9 पढ़ के बताए, समझाए नहीं है, ठीक है। और ऑलरेडी डिस्क्लोजर हैं तो आपको ये 9 पॉइंट में से कोई 5 आपको लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे।
मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, WR का कंसेप्ट आता है। क्या इंक्लूड होता है WR? ये खाली रीड करने के लिए, इसको लर्न नहीं करना, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो है एग्जाम्पल ऑफ WR। बेसिकली ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है कंसोलिडेशन के ऊपर, जब वो CFS की ऑडिट करता है तो मैनेजमेंट से वो WR भी ले लेता है, एंड WR उसके लिए ऑडिट एविडेंस का काम करती है। सो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम्पल दे पाओगे कि किन किन एस्पेक्ट को लेकर ऑडिटर मैनेजमेंट से WR मांगेगा? जो ऊपर आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी ना, उसी सारे पॉइंट के ऊपर WR के पॉइंट्स बने हुए हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? आइडेंटिफाई करना कौन कौन से कंपोनेंट उसको इंक्लूड करनी है CFS के अंदर, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट से WR ले लो कि मैनेजमेंट बिलीव करती कि जितना भी CFS के अंदर कंपोनेंट इंक्लूड होना चाहिए था उसने इंक्लूड कर दिया, तो आप WR ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट। दूसरा, इंडेक्स 108, आइडेंटिफाई करना रिपोर्टेबल सेगमेंट को। मैनेजमेंट से WR ले लो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगला, इंडेक्स 24, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करनी थी रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई, तो मैनेजमेंट से WR ले लो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एंड मैनेजमेंट से WR ले लो, मैनेजमेंट को ये भी काम करना था, ये भी ऊपर आया था कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करनी है, तो मैनेजमेंट से WR ले लो कि मैनेजमेंट बिलीव करती है कि जो भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट उसको करनी थी, दैट इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, वो एप्रोप्रिएट है, वो कंप्लीट है, ठीक है। उसने जितना भी आपका इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस बनता था वो एलिमिनेट कर दिया है। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। सो CA तन्वी अरोड़ा ऑडिट को खत्म करने वाली थी, किसकी? CFS की। कोई कंपनी है एरेना पेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, शी रिक्वायर्स WR, तो वो मैनेजमेंट से क्या मांग रही है? WR मांग रही है फ्रॉम द पेरेंट मैनेजमेंट ऑन द मैटर्स जो उसको रेलिवेंट लगते हैं फॉर दी CFS। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्पेसिफिक मैटर्स है जो WR में आ सकते हैं, तो आपको वो 4 पॉइंट जो अभी हम पढ़ के आए ये बताना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, आगे चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा रिपोर्टिंग वाला, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? काम आप कर चुके हो, ऑडिट आप खत्म कर चुके हो CFS की, एंड अभी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो किन एस्पेक्ट को उसको रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना है। सुनना, इसकी ना अलग अलग सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला दूसरा क्या, पहले सब सुनो। अगर आपका प्रिंसिपल ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है तो क्या कंसिडरेशन आप लोगे जब रिपोर्ट बना रहे हो? मतलब पेरेंट का ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है तो यहां पे तो कोई इशू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने ही पेरेंट की ऑडिट करी, आपने ही CFS की ऑडिट करी और आपने ही कंपोनेंट की ऑडिट करी हुई, उनके SFS की ऑडिट की हुई है। ये आप कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। तो फिर आपने ही काम किया है तो आपको पता है ना कि SFS की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, तो आपने तो पूरे ऑपरेशंस चेक करे हैं। तो यहाँ पे आप ओपिनियन कैसे दोगे? जैसे नॉर्मल आप ओपिनियन देते हो, नॉर्मल ओपिनियन किसके ऊपर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। आप ये बताओगे जो CFS मैनेजमेंट ने बनाई वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई या नहीं बनाई। तो देखना, कहता है कि जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगा इन अ सिचुएशन जहां पे प्रिंसिपल का ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर मैनेजमेंट ने फॉलो किए हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, मतलब क्या वो AS के अकॉर्डिंग है। तो आप वही तो बता रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने FRF के अकॉर्डिंग बनाई। दूसरा, अगर कोई डिपार्चर किया, डेविएशन किया, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो मॉडिफिकेशन देने की जरूरत है क्या? ऑडिटर विल कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर SC नंबर 705। एंड यहां पे जो मैंने बोला था P&L और बैलेंस शीट के बारे में बताओगे। ऑडिटर जब रिपोर्ट इशू करेगा तो वो रिपोर्ट इशू करेगा, वहां पे ओपिनियन देगा वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। एलिमेंट क्या थे CFS के? अबाउट द ग्रुप एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। ऑफ द ग्रुप एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड एज टू वेदर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट व्हाट? रिजल्ट ऑफ P&L के अंदर क्या आती है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस। सो रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। और अगर आपके CFS के अंदर
कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी है तो इसके ऊपर भी ऑडिटर का ओपिनियन जाएगा। वेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ऑडिटर ओपिनियन देगा ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कैश फ्लो, जो किसने प्रेजेंट करे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आपको ओपिनियन देना है कि आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अगर आपको लगता है डिपार्चर हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मिस स्टेटमेंट में काउंट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन आप दोगे। और आपको ये बताना है कि कंसोलिडेशन आपने एएस इंड एएस के अकॉर्डिंग करी। ये कौन सी सिचुएशन है? जहां पे प्रिंसिपल का ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जहां पे पेरेंट का ऑडिटर और कंपोनेंट का ऑडिटर सेम नहीं है। ये मैं तुम्हारे ऊपर डाल रही हूं। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे एस से 600 एप्लीकेबल होता है और ये 600 का टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैराग्राफ, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करोगे। यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। ओके, चलो मैं आपके साथ ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको पिकअप करना चाहूंगी और फिर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। कहता है यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है इंपेरियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कंपनी की टर्नओवर 3.5 बिलियन की है एंड कंपनी की 15 बिजनेस यूनिट है, 200 ब्रांचेस है अक्रॉस द कंट्री। कंपनी के की सप्लायर्स, कंपनी की सप्लायर है अमेरिकन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। एज एन ऑडिटर आप कैसे ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करोगे? किस सिचुएशन के अंदर? 3 सिचुएशन जो हमारी बची हुई है। नंबर 1, जब कंपोनेंट का ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ द पेरेंट। तो बेटा सिंपल सी कहानी ये है, ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, इंडिया के अंदर है, ठीक है, या आपका सबसी कंपनी S1 यूएसए के अंदर है। तो आप मुझे बताओ सबसी 1 यूएसए गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाती होगी एंड यहाँ पे होल्डिंग कंपनी जो इंडियन गैप है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनते होंगे। यस, एंड जब पेरेंट अपना सीएफएस बनाएगा, पेरेंट सीएफएस बनाएगा तो ये इंडियन गैप फॉलो करेगा। यस, ये इंडियन गैप फॉलो करेगा, ये एएस इंडेस फॉलो करेगा, शेड्यूल 3 फॉलो करेगा। बट सबसी तो यूएसए गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना रही है, तो क्या होगा मैम? अभी तो बताया कन्वर्जन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये कन्वर्जन होगा। आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ये तो पेरेंट कन्वर्जन करेगा। तो बेटा आपको ये कन्वर्जन की एडजस्टमेंट को चेक करना पड़ेगा। जो यहाँ पे सीएफएस का ऑडिटर होगा उसका काम क्या होगा? ये मैनेजमेंट जो कन्वर्जन करेगी, ये जो एडजस्टमेंट करेगी, आपको ये वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो काम ये हो सकता है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास कि आप ना कंपोनेंट का ये कंपोनेंट की ये जो भी आपके फाइनेंशियल्स है, ये पेरेंट की मैनेजमेंट इसका कन्वर्जन करे, ठीक है, और आप कन्वर्जन की जो एडजस्टमेंट हुई उसकी वेरिफिकेशन करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये पेरेंट ना सबसी को बोल देगा कि आप ही इसको ये इंडियन गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना के दो और जो भी आपका लोकल ऑडिटर है यूएसए का उसको वेरीफाई करा के ऑडिट करा के मुझे रिपोर्ट दे दो। एंड प्रिंसिपल ऑडिटर फिर इस लोकल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। इधर 2 ऑप्शन है। एक बार कंसेप्ट बुक के अंदर आ जाओ, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहां पे कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट इंडियन गैप फॉलो कर रहा है, कंपोनेंट यूएस गैप फॉलो कर रहा है। पेरेंट मैनेजमेंट परफॉर्म अ कन्वर्जन, ये पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। पेरेंट मैनेजमेंट कन्वर्जन करे, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी जो कंपोनेंट के लोकल ऑडिटर ने ऑडिट करी है, आप उसका कन्वर्जन करो। एंड सुनना, फिर कन्वर्जन के बाद कन्वर्जन एडजस्टमेंट की ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर। ये इंश्योर करने के लिए दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट इज सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा क्या हो सकता है? कंपोनेंट ऑल्टरनेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज आउटलाइंड इन द ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट की मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके बेसिस पे आप कंपोनेंट अपना फाइनेंशियल्स बना के देगा एंड लोकल कंपोनेंट ऑडिटर उसकी ऑडिट करके रिपोर्ट देगा। एंड प्रिंसिपल ऑडिटर का काम क्या है? प्रिंसिपल ऑडिटर फिर डिसाइड करेगा कि जो कंपोनेंट के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दी उसके ऊपर उसको रिलाई करना है या नहीं करना है एंड मेक अ रेफरेंस टू इट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन सीएफएस, या उसकी रेफरेंस देनी है अपनी रिपोर्ट के अंदर या नहीं। रेफरेंस कहाँ पे दोगे? ओएम पैराग्राफ के अंदर दे दोगे। समझ में आ रहा है? ये आपका वो सिचुएशन होगी जहां पे पेरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो यूज करा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंपोनेंट।
दूसरा, अगर कंपोनेंट का ऑडिटर जिस ऑडिटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है वो पेरेंट से अलग है तो, मतलब आप इंडिया के अंदर हो होल्डिंग कंपनी, तो सीएफएस की ऑडिट तो एसएस के अकॉर्डिंग होती होगी। मैं बोलूंगी इनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेबल इन इंडिया, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये गैप नहीं है, ये गैस है। और अगर यूएसए में आपका कंपोनेंट है वो ऑडिट हो गया आ रहा है, ठीक है, तो उसकी ऑडिट लोकल ऑडिटर ने करी है, तो यूएसए की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगर अलग है तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला ये अलग अलग नहीं चलेगा, आपको ऑडिट हमारे हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करानी पड़ेगी। तो सुनना, in order to maintain the consistency of auditing framework and to enable the parent auditor, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट की ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर पाए, and in order to enable the parent auditor to rely and refer the other auditors audit report in their audit report on the CFS, component financial statement should also be audited under a framework that correspond to Indian गैस मतलब जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, सिचुएशन जो आपके क्वेश्चन के अंदर है। तीसरा क्या हो सकता है, कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, ये सेम ही है, कंपोनेंट अगर ऑडिट ही नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कंपोनेंट का ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर कंपोनेंट ऑडिट नहीं हुआ और वो आपकी सीएफएस के अंदर आ रहा है तो आपको नहीं पता कि उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां है या नहीं उस कंपोनेंट में, तो मतलब आपके पास एविडेंसेस नहीं है, मतलब आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी, मतलब आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सुनना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट जो आपके सीएफएस के अंदर आएंगी उनकी ऑडिट होनी चाहिए। दे शैल सब्जेक्ट टू ऑडिट, सच ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द सीएफएस। यस, ये ऑडिट कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है या कोई और भी कंपोनेंट का ऑडिटर हो सकता है, लेकिन जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपोनेंट की अगर अनऑडिटेड है, ऑडिटर जो सीएफएस के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है वो कंसिडर करेगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये इवेलुएट करने के लिए कि पॉसिबल मॉडिफिकेशन उसको क्या देनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि उसको एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इवेल्युएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कंपोनेंट व्हिच इज नॉट बीइंग ऑडिटेड। एंड जब आप ये मॉडिफिकेशन देते हो तो आप क्या कंसिडर करोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स on the possible effect of such amount remaining unaudited when reporting on CFS using the guidance as provided under SC number 705। ये तो आपको पता ही है। अगर possible effect आपको लगता है मटीरियल और परवेसिव दोनों है डिस्क्लेमर, और नहीं तो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ये आपका पूरा चैप्टर था, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक आधे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन बैंक में है बट यहाँ पे डायरेक्टली कंसेप्ट से नहीं बन रहे, उसको मैं टेकअप करूंगी। ओके, सो दीज आर रियली गुड क्वेश्चन, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर है, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर है, बट क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है एच कंपनी लिमिटेड, कंपनी होल्डिंग कंपनी है, कंपनी की दो सब्सिडी कंपनी है, एक है आर कंपनी लिमिटेड और दूसरी कंपनी क्या है, एस कंपनी लिमिटेड। एच लिमिटेड कंपनी एसएलएम मेथड फॉलो करती है डेप्रिसिएशन के लिए फॉर इट्स एसेट, वेयर एज मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं एस कंपनी की बात करूं, ये वाला सबसी कंपनी, ये डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करता है डेप्रिसिएशन के लिए, दो आर कंपनी लिमिटेड फॉलोज एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट, एक सेकेंड रुकना बेटा, ओके, सो आर कंपनी भी एसएलएम फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी भी एसएलएम फॉलो कर रहा है, आपका आर कंपनी जो सबसी कंपनी है ये भी एसएलएम फॉलो कर रहा है, एंड एस कंपनी ये भी नहीं, ये डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन आगे कहता है आर कंपनी एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करता है, बट इधर एक बट है, वो क्या है, इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू एसेट वाइल कंसोलिडेट। अच्छा, ये कहानी इधर खत्म होगी, कोमे के बाद एक नई कहानी है। ये कहानी क्या है पहले सुनो। सो बेसिकली आपने पीपीई पढ़ा होगा, इंडेस 16 है ना, वहां पे कंसेप्ट क्या है, कंपोनेंट अकाउंटिंग वगैरह आपने सीखा होगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं एक बिल्डिंग है 10 करोड़ रुपए की, समझ में आ रहा है, बिल्डिंग कितने की है, 10 करोड़ रुपए की, और उसमें दो चीजें हैं, लिफ्ट 50 लाख की
और स्ट्रक्चर जो बच गया वो 9.5 करोड़ का, और जो लिफ्ट की लाइफ है वो 10 साल की है और स्ट्रक्चर की लाइफ 60 ईयर्स की है। तो कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, यूजफुल लाइफ अलग अलग आप कंसिडर करोगे। ये कंसेप्ट आपको पता होगा ना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है तो उसके भी कंपोनेंट अलग अलग होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ अलग होती है, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली आपकी चार्ज होती है। तो यहाँ पे ऐसा सीन है। तो कहते हैं ये जो आर है वैसे तो एसएलएम मेथड फॉलो करता है, बट ये कंपोनेंट अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, जो गलत है। ठीक है, ये गलत है, सुनना भी। वाइल कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ आर कंपनी लिमिटेड एंड एस कंपनी लिमिटेड, जब कंसोलिडेशन कर रहा था एच कंपनी अपनी सब्सिडी की, आपको बताना है डिटरमाइन द पॉसिबल इशू जो आपके सामने आ सकता है, ये इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर फॉर द कंप्लायंस इन द लाइट ऑफ अबव। आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप कंसोलिडेशन कर रहे हो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, और इस सिचुएशन में इशू क्या आ सकता है। आपने क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन के फैक्ट को समझो और आंसर दो। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखूंगी कि अकाउंटिंग पॉलिसी है डेप्रिसिएशन लगाना, तो फिर अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है जो पेरेंट और आपका सब्सिडी फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको इस गिवन सर्कमस्टांस के अंदर हार्मोनाइजेशन करनी पड़ेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज की। ये आपको समझ में आ रहा है। बट डेप्रिसिएशन लगाना इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ज्यादा प्रिसाइज होके बोलूं तो। वैसे नॉर्मली हम इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देते हैं, बट ज्यादा प्रिसाइज होके दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट इसको क्यों कहा जा रहा है, जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप यूजफुल लाइफ क्या है एसेट की ये एस्टिमेट कर रहे हो, कितने साल तक ये एसेट चलेगा, कितने साल तक मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा, एस्टिमेशन है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा रेजिडुअल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, एस्टिमेशन है। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अरे आप अपने बिजनेस के लिए एसेट से मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, कब तक बेनिफिट मिलेगा, उस हिसाब से आप अपनी यूजफुल लाइफ कंसिडर करोगे ना, तो वो तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ना आपको अकाउंटिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाओगे। मैं थोड़ा स्लो चलूंगी। कहते हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, इनफैक्ट सही वर्ड क्या होगा, जब आप सीएफएस बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडीज आर कंबाइंड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। ये आपको पता है ना, लाइन बाय लाइन बेसिस आपका कंसोलिडेशन होता है, बाय एडिंग टुगेदर लाइक आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, CFS are prepared using uniform accounting policies like for like transaction, मतलब एक जैसी ट्रांजेक्शन के लिए पेरेंट और कंपोनेंट सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें, ऐसा कंसेप्ट होता है। इफ अ मेंबर ऑफ ग्रुप यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और अगर आपके कंपोनेंट कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एडजस्टमेंट विच आर एप्रोप्रिएट आर रिक्वायर्ड टू बी डन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सीएफएस। और अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू यूज द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो फिर इसको आप डिस्क्लोज करते हो फाइनेंशियल्स के अंदर। द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज टुगेदर विद द प्रपोर्शन ऑफ द आइटम्स इन सीएफएस टू विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन एडॉप्टेड। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इंडेस 16 की, विच इज पीपीई, अगर हम चेंज कर रहे हैं इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके हम अकाउंटिंग करते हैं एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर इंड AS 8। देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। और मैंने आपको थोड़ा सा रीजन बताया जाके आगे कि इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों कह रहे हो, व्हाई इट इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड देयरफॉर देयर कैन बी डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेशन द डेप्रिसिएशन। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी अलग नहीं हो सकती, और अलग है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बट अकाउंटिंग एस्टिमेट तो अलग हो सकते हैं ना। मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर पीपीई कैन बी डिफरेंट। उनके एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन मतलब कितना कंज्यूम करोगे, कैसे कंज्यूम होगा, उसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। कितने साल में ये एसेट पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप यूजफुल लाइफ डिसाइड करते हो। सो दैट कैन बी डिफरेंट। The method once selected in the individual financial statement of subsidy should not be changed while making the CFS। तो फिर ये accounting estimates आप change नहीं करोगे CFS के अंदर। Accordingly, क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है वो आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। However, conclusion, under the provision of Companies Act 2013, as per the requirement of AS 10, ये fixed asset की बात कर रहा है, AS fixed asset, component accounting of depreciation is mandatory। ये तो important है। ऑडिटर शुड इंसिस्ट द पेरेंट कंपनी, क्या आप अपनी सब्सिडी कंपनी को बोलो कि जो कंपोनेंट अकाउंटिंग है उसका इफेक्ट वो दे।
मतलब मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेथड अलग मुझसे फॉलो कर रहे हो, यूजफुल लाइफ अलग डिसाइड कर रहे हो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को इशू इस बात से भी है कि जो कंपोनेंट अकाउंटिंग है वो तुम क्यों नहीं फॉलो कर रहे। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। ये भी पढ़ देती हूँ। इस गिवन केस में पीपीई ऑफ एस लिमिटेड सबसी कंपनी में बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग द डब्ल्यूडीवी मेथड एंड पीपीई ऑफ पेरेंट कंपनी एसएलएम के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। इफ सच मेथड इज क्लोजली रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। क्यों ऐसा कर सकते हो? क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट अलग हो सकते हैं। बट जो दूसरी कंपनी थी आर लिमिटेड, उसके केस में आपको क्या एम्फेसाइज करना पड़ेगा? आपको उधर एम्फेसाइज करना पड़ेगा क्योंकि आप एसएलएम ही फॉलो करो, बट वहां पे इशू क्या है? कंपोनेंट अकाउंटिंग आप फॉलो करो। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज ए कंपनी है, राव एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, कंपनी नहीं है ये, राव एंड कंपनी एक सीए फर्म है। इसको अपॉइंट किया जा रहा है एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है टी लिमिटेड। कंपनी की इनकम की फिगर, नेटवर्थ की फिगर नीचे दी गई है। सुना, कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, कंपनी के 7 कंपोनेंट है, उसमें से 5 कंपोनेंट ए बी सी डी, उसकी इनकम और नेटवर्थ की फिगर यहां पे है। 2 कंपोनेंट कहां है? 2 कंपोनेंट की फिगर यहां पे नहीं है। ठीक है, एंड ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये नीचे दी गई है। रिमेनिंग 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट एफ और जी, ये अनऑडिटेड कंपोनेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर राव जो एंगेजमेंट पार्टनर था, हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर, कंपोनेंट एफ इज मटीरियल टू द सीएफएस। वो कहता है कि कंपोनेंट एफ सीएफएस के लिए मटीरियल है, समझ में आ रहा है, वेरस कंपोनेंट जी ये मटीरियल नहीं है, इट इज नॉट मटीरियल टू द सीएफएस। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने इस फैक्ट को राइटिंग के अंदर डिस्क्लोज भी किया है, एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एज अ की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 701। एंड ऑडिटर इस बात को अपनी रिपोर्ट में भी डालेगा, काम के पैराग्राफ के अंदर। व्हाट शैल बी द ऑडिट कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द रिपोर्टिंग इन केस ऑफ अनऑडिटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रायम्फ लिमिटेड बाय राव एंड कंपनी। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता भी दिया वैसे रिपोर्टिंग वाला, कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे और सीएफएस के अंदर कोई कंपोनेंट आ रहा है जो अनऑडिटेड है, तो आप क्या करोगे? अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का सोचोगे क्योंकि आपने वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करे हैं। एंड हाउ राव एंड कंपनी एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन द केस ऑफ कंपोनेंट एफ एंड कंपोनेंट जी रिस्पेक्टिवली। इधर आ जाओ, और मॉडिफिकेशन करने का सोचोगे कंपोनेंट एफ को लेकर। ठीक है, कंपोनेंट एफ को लेकर आप काम में बात कर रहे हो, वो गलत है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाऊं, एडिंग अ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गिविंग द मॉडिफिकेशन एज पर एसए नंबर 705। ये हमने पढ़ा हुआ है 701 के अंदर भी, 705 के अंदर भी। तो पहले ये कहानी बोलेगा जो अभी मैंने आपको जब मैंने आपको रिपोर्टिंग वाला एस्पेक्ट समझाया, और लास्ट सिचुएशन ये थी कि अगर कोई कंपोनेंट अनऑडिटेड है तो क्या होगा वहां पे, तो वो सारी कहानी इसने पहले बोली, कंसेप्ट कि सारे के सारे जो भी आपके कंपोनेंट सीएफएस के अंदर आ रहे हैं वो ऑडिट होने चाहिए। ठीक है, ऑडिट आपके कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, कोई और ऑडिटर भी कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई तो कंपोनेंट है जो ऑडिट नहीं हुआ, तो जो सीएफएस का ऑडिटर है पॉसिबल मॉडिफिकेशन को कंसिडर करेगा। वो सब कुछ डिस्कस हो चुका है, क्योंकि उसको एविडेंसेस नहीं मिले तो ऑडिटर देखेगा किस टाइप की मॉडिफिकेशन देनी है एज पर एसए नंबर 705। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस गिवन सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, आपके 2 कंपोनेंट एफ और जी जो हैं वो अनऑडिटेड है, जिसमें से एफ मटीरियल है और जी मटीरियल नहीं है। देयरफॉर इट मे बी अज्यूम्ड रिपोर्टिंग ऑफ काम इन अकॉर्डेंस विद 701 इज बीइंग डन फॉर कंपोनेंट एफ एंड नोट फॉर कंपोनेंट जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो काम के अंदर तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो? कंपोनेंट एफ की कर रहे हो, एज इट इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल्स। Thus, in case of component F, principal auditor needs to consider the impact on auditor's opinion in terms of principle laid out in 705। ये मैंने आपको बता दिया, तुम काम नहीं डाल सकते, जिन मैटर्स को लेकर मॉडिफिकेशन देनी है those matters cannot be included in the काम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडिंग अ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने ऑडिट नहीं कराई, मटीरियल था, तो ऑडिटर को इसका पॉसिबल इफेक्ट देखना पड़ेगा और रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं कंपोनेंट जी की बात करूं, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, तो ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में ओएम पैराग्राफ में डाल सकता है एज पर एसए नंबर 706। ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ में वो इसको इंक्लूड कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन
और फॉर योर CFS। मेरे हिसाब से इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऐसे नंबर 600 का है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और ऐसे नंबर 600 में से कहाँ से, किस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बता देती हूँ। एक कंपनी है B लिमिटेड एंड वो सब्सी कंपनी है A लिमिटेड की। तो A लिमिटेड कंपनी मेरी होल्डिंग कंपनी होगी, B लिमिटेड कंपनी मेरी सब्सी कंपनी होगी। ABC एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ A लिमिटेड। तो ABC एंड एसोसिएट प्रिंसिपल ऑडिटर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड XYZ एंड एसोसिएट आपके कंपोनेंट के ऑडिटर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो बेटा प्रिंसिपल ऑडिटर का रोल आपको कहां से पता लग जाएगा, ऐसे नंबर 600 से, ऑब्जेक्टिव। एंड XYZ एंड एसोसिएट का मतलब आपके कंपोनेंट ऑडिटर का क्या रोल है एज एन ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी एंड कंपोनेंट सब्सी कंपनी। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन वाले पॉइंट के ऊपर आंसर लिखना है। जो हमारा ऐसे नंबर 600 है वहाँ पे सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर के बीच में, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव लिख देना एज पर ऐसे नंबर 600, प्रिंसिपल ऑडिटर का क्या वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के साथ। जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि कंपोनेंट के ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर है जिससे CFS अफेक्ट हो सकती है, उस मैटर की कम्युनिकेशन वो किसको करेगा, CFS का ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर को करेगा। ऐसे ही कंपोनेंट का ऑडिटर जब कंपोनेंट की ऑडिट कर रहा है, कोई मैटर है जो उसको लगता है कि CFS को ऑडिटर को पता होना चाहिए, वो उसको बताएगा। एक क्वेश्चनियर भी है जो CFS का ऑडिटर इशू करता है कंपोनेंट के ऑडिटर को, और कंपोनेंट के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्वेश्चनियर फिल करके देगा। कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं, CFS का ऑडिटर रिपोर्टिंग टाइम टेबल देता है कंपोनेंट के ऑडिटर को, एंड कंपोनेंट के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रिपोर्टिंग टाइम टेबल के अंदर रिपोर्ट बना के दे। यही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कशन है ना वो ऐसे नंबर 600 से पिकअप होगी डिस्कशन है ये। तो यहाँ पे लिख लो रेफर ऐसे नंबर 600, और 600 मैंने रिवाइज करा दिया है, उसकी रिवीजन भी अवेलेबल है और क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। बस इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 18 है, ये प्योर अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करी, जो मैंने टॉपिक आपका FR में छुड़वाया है कि FR का कंसेप्ट है जहाँ पे कैसे JV की अकाउंटिंग होती है, एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, सो दिस वाज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ ग्रुप ऑडिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जितना भी ये डिस्कशन हुआ है, कितना टाइम हुआ है, लेट मी सी, हाँ 1.5 घंटे के आसपास ये टाइम हुआ है। और मैं इसको भी डिस्कस कर लेती डिटेल के अंदर, जो क्वेश्चन नहीं पिकअप किए। उसका रीजन ये, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बिना मतलब पे, और जो चीज़ आपको आती है उसको स्ट्रेच करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जितनी भी चीज़ें इस क्लास के अंदर डिस्कस हुई है, आई कैन अश्योर यू दैट इतना ही सफिशिएंट है, मतलब इतना भी मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इतना कंसेप्ट भी याद कर पा रहे हो। लेकिन इस चैप्टर को आप हमेशा ऐसे नंबर 600 के साथ पढ़ना और उसके क्वेश्चन साथ में देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। कभी भी अगर आपको लगा हो कि यार इस चैनल से मुझे कुछ तो बेनिफिट हुआ है, एंड ऑल्सो शेयर करो इस चैनल को, एंड येस डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, बिकॉज कमेंट इज नॉट लाइक कि जस्ट आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कमेंट इज लाइक कि उससे चैनल का रीच बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच।